हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं 2026 का जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व, जो कि है असम बोर्ड की। हम सबको पता है कि असम बोर्ड का नाम अभी है ASSEB, जो कि पहले AHSEC था। ये क्लास 12 का इंग्लिश पेपर है जो कि आया हुआ था 2026 में। तो आज मैं करूँगी इसको पूरा एक्सप्लेन, जिसके 1 2 3 4 सेक्शंस हैं जो हम जानते हैं कि सिलेबस में दिया गया है कि सेक्शन ए होता है रीडिंग स्किल, बी होता है एडवांस राइटिंग स्किल्स, फिर सी होता है ग्रामर एंड डी होता है टेक्सचुअल क्वेश्चंस। तो आज मैं पहले करूँगी सेक्शन ए जो है रीडिंग स्किल। उसमें आता है एक आंसिंग पैसेज, जो हम सबको पता है, जिसमें 10 मार्क्स रहते हैं। उसको हमें पैसेज पढ़ के समझ के फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं सॉल्व रीडिंग स्किल का जो आंसिंग पैसेज है, जो 2026 में आया हुआ था इंग्लिश के पेपर में। ASSEB बोर्ड का जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था 12 का, उसका जो फाइनल क्वेश्चन है उसमें से हम करने जा रहे हैं इसको। तो सेक्शन ए में देखिए एक पैसेज दिया हुआ है जिसमें मार्क्स है हमें 10 दिया गया। उसको पहले हम रीड करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम उसमें से जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे वो हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ए से एफ तक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला जो पैराग्राफ है वो मैं पढ़ने जा रही हूँ। Among all the planets of our solar system, the Earth is the only known planet which supports life. The environment of the Earth has made the existence, growth, and development of all living beings possible. तो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें जो अर्थ है जहाँ हम रहते हैं इज़ द ओनली नोन प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे लोगों का जीवन है। बाकी किसी भी प्लैनेट में ऐसे लाइफ पॉसिबल नहीं है, कहीं पे भी मतलब लाइफ हमें नहीं मिला है। द एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ हैज़ मेड द एग्जिस्टेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स पॉसिबल। तो इसका रीज़न क्या है? जो हमारा जो सोलर सिस्टम में जो अर्थ है प्लैनेट हमारा, उसमें क्यों लाइफ पॉसिबल है? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट की वजह से ही यहाँ पे एग्जिस्टेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये सब पॉसिबल है। तो हमें इसका रीज़न भी मिल गया है कि क्यों हमारे प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे एग्जिस्टेंस, ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर। द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनवायरनमेंट इज़ सराउंडिंग। तो अभी बोला जा रहा है कि ये जो वर्ड एनवायरनमेंट है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सराउंडिंग, हमारा जो आसपास का जो माहौल है उसको ही हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। वी आर सराउंडेड बाय एंड इंटरेक्टिंग विद वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशन, एयर, वाटर, सॉयल, रॉक्स एंड मिनरल्स विच आर कॉल्ड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे देखिए और एक क्वेश्चन हमें मिल रहा है यहाँ पे, जो एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है। तो बोला गया है कि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ एबायोटिक फैक्टर्स भी है, जो कि कुछ रेडिएशंस हो सकते हैं, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉयल हो सकता है, रॉक्स हो सकता है या फिर मिनरल्स भी हो सकते हैं। तो इन सब को हम बोलेंगे एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। सिमिलरली वी आर ऑल्सो इंटरेक्टिंग विथ एंड आर सराउंडेड बाय आवर बायोटिक एनवायरनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जबकि हमें पता है कि अबायोटिक होगा तो बायोटिक भी होगा, दो टाइप तो है एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स के। तो अगर एबायोटिक पानी, हवा, सॉयल मतलब मिट्टी, रॉक, पत्थर, ये सब अगर एबायोटिक है तो बायोटिक कौन सा है? बायोटिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट होता है, एनिमल्स होते हैं, लोग होते हैं। तो ये सब होता है हमारा एनवायरनमेंट का जो बायोटिक फैक्टर्स है, बायोटिक फैक्टर्स विच इंटरेक्ट विथ ईच अदर। और ये सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, जैसे कि एनिमल, इंसेक्ट्स, फिर ह्यूमन बींग, सब एक दूसरे के साथ किसी ना किसी रीज़न से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो हमें पता है। एंड आर इंसेपरेबली बाउंड अप विथ देयर एबायोटिक एनवायरनमेंट। एंड ये जो बायोटिक फैक्टर्स है ये एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ बाउंड अप भी है, मतलब वो लोग जुड़े हुए हैं। ओनली बायोटिक फैक्टर्स कैनॉट एग्जिस्ट, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर दोनों ही ज़रूरी है, और बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर भी इंटरलिंक्ड है। यही इस पैराग्राफ का मेन मुद्दा है, वही है। ठीक है, तो यहाँ हमें मिला एनवायरनमेंट क्या है, बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं और एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें हमें बोला जा रहा है कि एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द साइज, शेप एंड कलर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द वेज इन विच दे ग्रो एंड लिव।
अभी बोला जा रहा है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो सराउंडिंग है, जो जिसको हम मतलब पर्यावरण बोलते हैं, वो क्या करता है, इट अफेक्ट्स द साइज, शेप एंड कलर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारे जो बायोटिक फैक्टर्स है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनका जो साइज, शेप, कलर है, इन सब को ये अफेक्ट करता है। मतलब एनवायरनमेंट जैसा होगा उस हिसाब से प्लांट या एनिमल्स का साइज, शेप, कलर ये सब होगा। ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि एंड द वेज इन विच दे ग्रो एंड लिव। और ये जो प्लांट एंड एनिमल्स है वो किस तरह से जिएंगे, किस तरह से वो लोग ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, वो भी हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। द एनवायरनमेंट में इवन भी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। और एनवायरनमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट हो, एनिमल हो, प्लांट हो, इंसान हो, कोई भी हो, उसके सर्वाइवल के लिए, उसको मतलब उसका जो जीवन है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है, जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, वो है हमारा एनवायरनमेंट। We get our food, clothing, shelter and many other necessary things from the environment। और क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या मिलता है एनवायरनमेंट से। एक तो हमें बोला गया कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारा जो साइज, शेप, कलर, ये सब के ऊपर बहुत वर्क मतलब बहुत मतलब इफ़ेक्ट करता है। अगर हम हमारा एनवायरनमेंट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग सबका साइज, शेप, कलर कैसा होगा। फिर बोला जा रहा है कि हमारे सर्वाइवल के लिए भी एनवायरनमेंट बहुत रिस्पॉन्सिबल है। उसके एनवायरनमेंट के हिसाब मतलब ऊपर बेस करके ही हम कितने दिन कहाँ पे सर्वाइव करेंगे वो भी डिपेंड करता है। फिर बोला जा रहा है कि एनवायरनमेंट में हमें क्या मिलता है। एनवायरनमेंट से हमें फूड मिलता है, खाने का मिलता है फूड, फिर क्लॉथिंग मिलता है, कपड़े मिलते हैं, शेल्टर मिलता है। तो ये सब हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। हमें रहने का जो जगह है, ये सब भी हमें एनवायरनमेंट से ही मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद ह्यूमन एनवायरनमेंट हैज़ ए कल्चरल डायमेंशन एज वेल। क्या बोला जा रहा है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है इसका एक कल्चरल डायमेंशन भी है। शी लिव सराउंडेड बाई वट शी हैज़ मेड। तो ये जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसको यहाँ पे शी बोल के ऐसे एड्रेस किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि ये सराउंडेड बाय व्हाट शी हैज़ मेड। इसने जो बनाया है, एनवायरनमेंट ने जो बनाया है, एनवायरनमेंट में जो प्लांट, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स है, जो भी है, इन लोग है, इन सब को लेके ही वो सराउंडेड है, उसको लेके ही वो मतलब रहती है। एनवायरमेंटल साइंस अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट ऑफ आवर प्लानट एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन आवर एनवायरनमेंट एंड वाइस वर्सा। क्या बोला जा रहा है कि ये जो एनवायरमेंटल साइंस बोल के एक सब्जेक्ट है, एक ब्रांच है एनवायरमेंटल साइंस, ये क्या करता है, ये इट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड, ये ट्राई करता है हमें समझाने का, द एनवायरनमेंट ऑफ आवर प्लानट, कि हमारा प्लानट का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, जीने लायक है, मतलब हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, कितने दिनों तक कर सकते हैं, वो सब हमें समझाता है। एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन आवर एनवायरनमेंट। और हमारा जो यहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ है, जो लोग है, एनिमल है, जो भी यहाँ पे लाइफ यहाँ पे है, ये इस लाइफ का जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर कैसा पड़ रहा है, अच्छा पड़ रहा है, बुरा पड़ रहा है, या कैसा पड़ रहा है। मतलब यहाँ अगर लाइफ है, अगर इंसान है, एनिमल्स है, तो उनका तो कुछ ना कुछ एक्शंस भी हो रहे हैं एनवायरनमेंट में। तो उन सब एक्शन की वजह से एनवायरनमेंट कैसे अफेक्टेड हो रहा है, अच्छा इफेक्ट हो रहा है या फिर बुरा इफेक्ट हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, वो सब डिपेंड करता है। ठीक है। तो एनवायरमेंटल साइंस हमें ये सब समझाता है। ठीक है। तो बोला गया है कि ये एक ब्रांच है, एक टॉपिक है जिससे कि हमें ये समझ में आता है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, और ये समझाया जाता है कि इसका जो इसमें जो लाइफ है, इन ह्यूमन लाइफ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, और एनवायरनमेंट का भी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, वो भी समझाता है। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, मतलब जो अभी बोला गया है एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन आवर एनवायरनमेंट, उसका ही उल्टा, मतलब अगर ह्यूमन लाइफ का इम्पैक्ट भी एनवायरनमेंट के ऊपर क्या पड़ रहा है वो हम जज कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट भी ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या पड़ रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। It is also a search for the solution to the major environmental issues that confront us today। तो इसका और एक काम भी है, environmental science जो टॉपिक है, इसका जो सब्जेक्ट है हमारा, उसका और एक काम भी है। इसका काम क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो ए सर्च फॉर द सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशन सर्च करता है जो हमारे एनवायरनमेंट में आजकल के बहुत सारे इश्यूज़ हैं ना, जैसे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, बहुत कुछ ऐसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, हमें सब पता है। तो इन सब को लेके वो, इन सब का जो सल्यूशन है उसको मतलब वो सर्च करने का ट्राई करता है कि क्या सल्यूशंस हो सकते हैं, कैसे हम इन सब चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। तो ये सब वो सर्च करता है।
उसके बाद वाला जो हमारा पैराग्राफ है उसमें क्या बोला जा रहा है देखिए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज़ परहैप्स द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर सर्वाइवल ऑन द अर्थ। तो एनवायरमेंट जो डिग्रेड हो रहा है, दिन ब दिन जो ख़राब हो रहा है, ग्रेड इसका ख़राब हो रहा है। हम बोलते हैं ना ग्रेड करना, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड 3, मतलब ग्रेड सी, मतलब ग्रेड जो है इसका क्या हो रहा है, दिन ब दिन ये डिक्रीज़ हो रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है ये परहैप्स क्या है, ये द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर सर्वाइवल है बोला जा रहा है। मतलब थ्रेट क्या है, मतलब हमारे लिए बहुत चिंता की विषय है। ग्रेटेस्ट थ्रेट बहुत ज़्यादा, मतलब ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट का कंडीशन है वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। तो इसीलिए हमारा जो सर्वाइवल है, जैसे कि हमें पहले ही बोला गया है कि वो डिपेंड करता है एनवायरमेंट पे, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जितना डिग्रेड होगा उतना हमारा सर्वाइवल भी क्या हो जाएगा, एक डेंजर में आ जाएगा। सच डिग्रेडेशन में बी कॉज्ड बाई नेचर। तो ये नेचर की वजह से ऐसे डिग्रेडेशन नेचर की वजह से भी होते हैं। और रीजंस क्या बोला जा रहा है, नेचुरल रीजंस क्या है, अर्थक्विक हो सकते हैं। अगर कहीं पे मतलब बहुत ज़ोर का कोई अर्थक्विक आए, ऐसे 8 पॉइंट समथिंग रिक्टर स्केल या 9 पॉइंट समथिंग का अगर आ जाए, तो उस जगह का तो बहुत एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा, सब कुछ मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए तो एनवायरनमेंट का मतलब जो एक बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। वोल्केनिक इरप्शन की वजह से भी क्या होता है, कभी कभी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। लैंडस्लाइड की वजह से भी होता है नुकसान, फिर फ्लड्स, ड्रॉट्स, फिर लाइटनिंग, हेल स्टॉर्म, साइक्लोन, इन सब की वजह से भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता रहता है। ऑल कैन डैमेज एंड कॉज हैजर्ड्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये सारे जो रीजंस बताए गए हैं ये सब नेचुरल रीजंस हैं जो नेचर से आए हैं। अर्थक्विक, वॉल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, फ्लड्स, ड्रॉट्स, लाइटनिंग, हेलस्टॉर्म, साइक्लोन्स। ठीक है, इन सब से भी क्या होता है, एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज होता है, और ये सब भी एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत हैजर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट मैन मेड डिस्ट्रक्शन इज़ मोर डेंजरस। तो किसको ज़्यादा डेंजरस बोला जा रहा है, नेचुरल को बोला जा रहा है या फिर मैन मेड को? तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मैन मेड डिस्ट्रक्शन है, जो हम इंसान कर रहे हैं, उससे हमें ज़्यादा क्या हो रहा है, उससे हमें ज़्यादा मतलब लॉस हो रहा है। उससे हमारे जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रहा है, पोजिंग ए सीरियस थ्रेट टू द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। और इसके वजह से जो हम लोगों का जो फ्यूचर है, हम इंसान का, मैनकाइंड का जो फ्यूचर है, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, उन लोगों के ऊपर भी एक बहुत सीरियस थ्रेट आ रहा है, डेंजर आ रहा है कि पता नहीं फ्यूचर में कैसा एनवायरनमेंट रहेगा, पता नहीं फ्यूचर में रेन होगा भी या नहीं, पता नहीं फ्यूचर में मतलब ग्लेशियर्स रहेंगे भी या नहीं, या सब मतलब पूरा अभी मतलब सब ख़त्म हो जाएगा। ये एक थ्रेट है हमारे लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। नेक्स्ट का जो है वो देखते हैं हम, नेक्स्ट का पैराग्राफ। When environmental degradation is not very significant, nature can recover from the impact on its own. But during the last few decades, the world has been facing serious environmental problems due to an abnormal increase in population and an unplanned and unwise use of mega technology. तो क्या बोला जा रहा है कि जब डिग्रेडेशन इज़ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, जब इतना ज़्यादा डिग्रेड नहीं होता है, मतलब थोड़ा बहुत डिग्रेड हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ मतलब एनवायरनमेंट में खराबी आई है, तो वो नेचुरली रिकवर हो जाता है कभी कभी, अगर थोड़ा बहुत हो, अगर उसका मतलब परसेंटेज कम हो। लेकिन ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ दशकों से क्या हो रहा है, हमारा जो वर्ल्ड है, इट हैज़ बीन फेसिंग सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमारे वर्ल्ड में हो रहे हैं, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो रहा है, उसका कोई मतलब बैलेंस ही नहीं है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। एंड एन अनप्लैन्ड एंड अनवाइज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मेगा टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाना, कुछ मतलब बहुत मेगा टाइप ऑफ जो टेक्नोलॉजिकल वर्क्स हो रहे हैं, वो बहुत अनप्लैन्ड वे में हो रही है। ऐसे ऐसे भी बहुत बड़े बड़े स्कीम्स, बहुत बड़े बड़े मतलब प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट पूरा का पूरा स्मैश हो रहा है, पूरा का पूरा एक नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो हमारे बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है कि उसको पूरा डिस्ट्रॉय करके कोई नया प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत प्रॉब्लम में आ रहा है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है। ऑल द थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, तो हमारे एनवायरनमेंट का 3 मेजर कंपोनेंट है, ये देख लीजिए क्या क्या है, एयर, वाटर एंड लैंड आर पोल्यूटेड नाउ। तो ये तीनों कंपोनेंट अब क्या हो गया है, तीनों पोल्यूटेड हो गया है, क्रिएटिंग सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स। और इस वजह से क्या हो रहा है, लोगों में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, हेल्थ के जो रिस्क वो बढ़ रहे हैं।
तो ये हमें रीज़न मिल रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि कंपोनेंट जो भी हमारे एनवायरनमेंट के तीनों हैं, तीनों पोल्यूटेड हो चुके हैं और इस वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत बढ़ रहा है। उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें देखिए क्या बोला जा रहा है। The United Nations Conference on the Human Environment held in Stockholm in June 1972, the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro in 1992, and the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg 2002 are among the major UN-led initiatives to draw pointed attention to the fast डिटीरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो कुछ मतलब कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं जो यूनाइटेड नेशन ने किया है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर था? ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट के ऊपर था, जो मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल में यूनाइटेड नेशन ने किया है, तो मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल में हुआ है ये। तो ऐसे कुछ एनवायरमेंटल कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुआ है। तो कुछ कॉन्फ्रेंस है एनवायरनमेंट के ऊपर, जो एक है ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड इन स्टॉकहोम, ये हुआ था 1972 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ है। मतलब ये सब कॉन्फ्रेंस क्या करते हैं? ये सब कॉन्फ्रेंस हमें मतलब अवेयर करते हैं कि किस तरह से हमें अपने एनवायरनमेंट का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए, किस तरह से इसको डिग्रेड होने से बचाना है। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो 1992। तो ये दूसरा और एक कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में। और एक वर्ल्ड समिट भी हुआ था जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर है, जो हुआ था 2002 में जोहानिसबर्ग में। तो ये कुछ 2-3 यूएन लेड इनिशिएटिव है, जो यूएन ने क्या किया था, शुरू किया था, कुछ इनिशिएटिव्स लिया था, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से डिटोरिएट हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, उसका कंडीशन थोड़ा ठीक किया जा सके, थोड़ा ये सब जो इश्यूज़ है उसको थोड़ा किया जा सके, उसको थोड़ा उन इश्यूज़ में थोड़ा सुधार लाया जा सके। तो ये था पूरा पैराग्राफ जिसको मैंने एकदम पैरा वाइज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 पैराज है, तो हर एक पैरा में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट हैज़ मेड लाइफ ऑन द अर्थ पॉसिबल। तो ये देखिए इसका हमें आंसर इसी फर्स्ट जो हमारा ये पैराग्राफ है इसी में मिल जाएगा। द एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ हैज़ मेड द एग्जिस्टेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स पॉसिबल। मिल गया ना हमें। तो पहले हमने ये पढ़ लिया था और हमने देख लिया था कि हर एक पैराग्राफ में क्या बताया गया है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, उस क्वेश्चन नंबर ए है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हमें मिल जाएगा पहले ही पैराग्राफ में, जिसका आंसर ये होगा, द environment of the earth has made the existence growth and development of all living beings possible। ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या है, व्हाट आर द बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। हमें ये कहाँ पे मिला था, याद है आप लोगों को? देखिए ये कहाँ पे था, ये था सेकेंड पैराग्राफ में, जहाँ पे हमें एनवायरनमेंट का मीनिंग और बायोटिक एंड एबायोटिक के बारे में बताया गया था। तो देखिए एबायोटिक में हमने देखा था कि एयर वाटर सॉइल ये सब है। बायोटिक में क्या क्या है? बायोटिक में है कि बायोटिक एनवायरनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बायोटिक एनवायरनमेंट बोला जा सकता है। तो इसका आंसर कैसा होगा, बायोटिक कंपोनेंट्स आर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट से हमें इसका आंसर बनाना है कि बायोटिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ऐसे। फिर हमें क्या मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट डज एनवायरमेंटल साइंस अटेम्प्ट टू स्टडी। ये भी हमें मिला है, एनवायरमेंटल साइंस हमें क्या सिखाता है। ये देखिए इसका 1 2 3 थर्ड पैराग्राफ में इसका आंसर है, थर्ड पैराग्राफ में है, ये है इसका आंसर। एनवायरमेंटल साइंस अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट ऑफ आवर प्लैनेट एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ on our environment and vice versa. It is also a search for the solutions to the major environmental issues that confront us today। तो ये होगा सी का आंसर, जो कि हमें मिल रहा है
फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ में, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में हमें यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर मिल रहा है। फिर हमारा क्वेश्चन है D. Mention two recent developments in the last few decades that have led to serious environmental problems. अच्छा, serious environmental problems क्या है? तो ये देखिए, ये मिलेगा हमें फोर्थ फिफ्थ, ये फिफ्थ पैराग्राफ में मिल रहा है कि during the last few decades, the world has been facing serious environmental problems due to an abnormal increase in population. तो हमें क्या बोला गया था कि mention two recent developments, दो डेवलपमेंट ऐसे क्या हुए हैं जिस वजह से क्या हो रहा है, that have led to serious environmental problems. तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि the two recent developments in the last few decades that have led to serious environmental problems. यहाँ से ऐसे कर सकते हैं हम लोग इसको, यहाँ से हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, द टू रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स दैट हैव लेड टू सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बोल के इस तरह से हम ऐसे एक डैश देके फिर लिखेंगे क्या है यहाँ पे, एन एबनॉर्मल, इसको हम नंबर 1 दे देंगे, एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और इसको हम नंबर 2 दे देंगे, एन अनप्लैन्ड एंड अनवाइज यूज़ ऑफ मेगा टेक्नोलॉजी। मिल गया ना दो, नंबर 1 हो जाएगा, रोमन 1 हो जाएगा एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एंड रोमन 2 हो जाएगा एन अनप्लैन्ड एंड अनवाइज यूज़ ऑफ मेगा टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया हमारा डी का आंसर। फिर हमारे पास है ई में है नेम एनी टू यूएन लेड इनिशिएटिव्स टू कम्बैट द एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो एनवायरमेंटल क्राइसिस को कम करने के लिए, कम्बैट करने के लिए जो यूएन ने 2 इनिशिएटिव लिया है, एनी 2 इनिशिएटिव्स का नाम हमें लिखना है। तो यहाँ तो है ना, तो पहला इनिशिएटिव हम लिख लेंगे, ऐसे पहले लिख लेंगे कि 2 यूएन लेड इनिशिएटिव्स टू कम्बैट द एनवायरमेंटल क्राइसिस। पहले इस जगह से हम शुरू करेंगे, 2 UN लेड इनिशिएटिव्स टू कम्बैट द एनवायरमेंटल क्राइसिस आर, ऐसे देके फिर हम लिखेंगे यहाँ से द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड इन स्टॉकहोम इन जून 1972, इसको देंगे हम रोमन 1। ये हो जाएगा हमारा पहला इनिशिएटिव जो UN ने लिया था, और ये हो जाएगा हमारा रोमन 2, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जनेरो इन 1992। तो दो कॉन्फ्रेंस भी हमें मिल गया, क्या था यहाँ पे, 2 इनिशिएटिव भी मिल गया। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 1 इनिशिएटिव, इसका नाम है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड इन स्टॉकहोम इन जून 1972, इतना हो जाएगा नंबर 1, और ये हो जाएगा नंबर 2 द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जनेरो इन 1992। हो गया ना, तो ये हमारा ई भी हो गया। अभी हमारे पास रह गया है एफ, ये है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनवायरनमेंट। ये तो बहुत ही ईजी है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, ये हमें मिला था सेकेंड पैराग्राफ में। ये देखिए सेकेंड पैराग्राफ में क्या था, ये द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनवायरनमेंट इज सराउंडिंग। तो ये हो जाएगा हमारा एफ का आंसर, द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनवायरनमेंट इज सराउंडिंग। तो हो गया हमारा ये पहला सेक्शन पूरा कंप्लीट। इसमें हमने डिस्कस किया है आंसरिंग पैसेज को, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस थे और मार्क्स थे 10। So we are starting our next portion now. Our next portion is section B, advanced writing skill, जहाँ पे हमारा मार्क्स है 25 में से हमारे पास सबसे पहले आ रहा है ये नोटिस, जिसमें होता है 5 मार्क्स, और उसके बाद नोटिस के साथ एक होता है हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है पोस्टर। तो दोनों ही 5 मार्क के होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं, तो हमें किसी एक का आंसर करना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों का ही आंसर बनाया हुआ है, तो आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। राइट अ नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी आस्किंग द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन एन इंटर कॉलेज क्विज टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ। यू आर दिव्या, सेक्रेटरी, debate and symposium of your
कॉलेज। वर्ड लिमिट 50 है, मतलब 50 वर्ड्स के अंदर हमें ये बनाना है। तो नोटिस का पहले हमने एक हेडिंग दे दिया है जो पूरा कैपिटल लेटर में हमने लिखा है नोटिस बोल के, और इसके राइट साइड में राइट टॉप कॉर्नर में हमने दिया है डेट 30 मई 2025। इंटर कॉलेज क्विज़, ये इसका सब हेडिंग हो गया। फिर हमने लिखा द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ डिबेट एंड सिम्पोजियम इज़ प्लीज टू इन्फॉर्म ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स that an inter-college quiz will be held next month. Students willing to participate may give their names to the undersigned latest by 10th uh, June 2025. Let's represent our college with knowledge and confidence. और इसके नीचे हमने सिग्नेचर कर दिया है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि सेक्रेटरी है जो ये नोटिस लिख रहे हैं, उनका नाम है दिव्या, सेक्रेटरी डिबेट एंड सिम्पोजियम ABC कॉलेज। तो किसी एक कॉलेज का नाम देना भी होता है, तो हमने एक इमेजिनरी कॉलेज का नाम दे दिया है ABC कॉलेज। और हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि नोटिस हम जब भी लिखते हैं उसको हम पूरा ऐसे चारों तरफ हम इसको ऐसे मार्जिन देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा पोस्टर। वाटर इज़ प्रेशियस एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट इट। प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स आर्जिंग पीपल टू अडॉप्ट वेरियस मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन देयर ओन लोकेलिटी। तो हमें सेव रेन वाटर पे, मतलब वाटर को हमें वेस्ट नहीं करना है, उसके ऊपर हमें एक पोस्टर बनाना है। तो पोस्टर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पोस्टर में अट्रैक्टिव ड्रॉज, फिर अट्रैक्टिव टैगलाइंस, ये सब हमें डालना होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ ड्राइंग है जो कि बहुत अच्छे से किया गया है। देखो इधर एक साइड पे एक वाटर ड्रॉप की तरह है, और इधर मतलब एक हमारा जो प्लैनेट है, प्लैनेट अर्थ का भी एक पिक्चर है जो बहुत अच्छे से ड्रॉ किया गया है। तो पहले हम लिखेंगे सेव रेन वाटर सेव लाइफ। तो ये हो गया हमारा टैगलाइन, सेव रेन वाटर सेव लाइफ। उसके बाद बोला गया है कि वाटर इज़ प्रेशियस डोंट वेस्ट इट, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसको इस तरह से हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे। फिर हम देखो एक एक ड्रॉप को हमने एक एक बुलेट पॉइंट बना लिया है यहाँ पे। हार्वेस्ट एवरी ड्रॉप ऑफ रेन, बिल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स एट होम एंड इन योर लोकेलिटी, यूज़ रेन वाटर फॉर क्लीनिंग, गार्डनिंग एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, कीप टुडेज रेन फॉर अ बेटर टुमारो। तो ये हो गया हमारा पोस्टर। और एकदम एंड में हमने लिखा है हार्वेस्ट रेन वाटर सिक्योर आवर फ्यूचर। ये ख़त्म हो गया हमारा 5 मार्क का जो था नोटिस और पोस्टर, ये ख़त्म हो गया। अभी नेक्स्ट हमारा है ये है हमारा एक रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में होता है हम लोगों का 10 मार्क्स। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, यू वेंट टू अ बुक फेयर इन योर टाउन ऑर्गेनाइज्ड बाय द पब्लिकेशन बोर्ड ऑफ Assam. A large number of publishing houses from across the state participated in it. Write a detailed report on the event in 100 to 125 words to be published in the Assam Tribune. तो रिपोर्ट के लिए भी हमें एक सुइटेबल इसका जो टाइटल है, टाइटल देना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे चूज़ किया है बुक फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय पब्लिकेशन बोर्ड ऑफ आसाम। उसके नीचे हमने दिया है रिपोर्ट फॉर द असम ट्रिब्यून। तो रिपोर्ट में सबसे पहले हमें डेट एंड प्लेस देना पड़ता है कि देखिए यहाँ पे दिया गया है गुवाहाटी 28 में। उसके साथ अगर हम एक इमेजिनरी ईयर हो या फिर कुछ भी एक ईयर अगर हम ऐड कर दें तो भी अच्छा होता है। जैसे कि यहाँ पे ईयर ऐड किया गया नहीं है, लेकिन हम लिख सकते थे 28 मई 2025 या फिर 20XX, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ए बुक फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द पब्लिकेशन बोर्ड ऑफ असम एट श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र Guwahati from 20 to 26th May 2025. The fair was inaugurated by noted literator Dr. Mamoni Resham Goswami, who stressed the need of reading books to build a cultured society. A large number of publishing houses from across the state participated in the fair with their wide range of books on literature, history, education, science, children's books, etc. The stalls attracted a huge crowd, especially students and teachers. Several literary discussions and book release programs were also held during the fair. The book fair proved to be a grand success and helped promote the रीडिंग हैबिट अमंग पीपल। तो उसके नीचे हमें रिपोर्ट रिटन बाय लिखना था, जो यहाँ पे नहीं लिखा गया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये इस जगह पे हमें ये लिखना चाहिए था। यहाँ पे जो दिव्या लिखा गया है ना, उसके ऊपर हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था रिपोर्ट रिटन बाय, उसके बाद लिखना चाहिए था दिव्या।
ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। Your school college has recently celebrated Cleanliness Week, organizing a series of programs and competitions. Prepare a report. तो ये अगेन और एक रिपोर्ट है, जिसका मतलब ये एक और है, मतलब हमें आइदर क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला रिपोर्ट है उसको करना है या फिर इसको करना है। प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन अबाउट 125 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल कॉलेज मैगजीन। तो यह है स्कूल या कॉलेज के मैगजीन के लिए एक रिपोर्ट, और पहले वाला जो हमने पढ़ा है वो था एक न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, एक न्यूज़पेपर के लिए लिखा जा रहा है और दूसरा लिखा जा रहा है स्कूल के लिए। स्कूल में जो हमारा स्कूल मैगज़ीन निकलता है उसके लिए लिखा जा रहा है। तो क्लीनलीनेस वीक सेलिब्रेटेड इन आवर कॉलेज, ये हो गया हमारा टाइटल, जिसको हमें अच्छे से सुंदर से ऐसे एक से बोल्ड करके लिखना है, फिर अंडरलाइन भी करना है। फिर रिपोर्ट फॉर कॉलेज मैगजीन ये लिखा गया है। आवर कॉलेज सेलिब्रेटेड क्लीनलीनेस वीक फ्रॉम 20th to 26th May 2025। यहाँ एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे हमें डेट एंड प्लेस देना चाहिए था, यहाँ पे जो नहीं दिया गया है, तो इसको हमें यहाँ पे देना चाहिए था, यहाँ पे डेट एंड प्लेस देना चाहिए था। तो डेट कुछ एक इमेजिनरी दे देना आप लोग, जैसे कि 25 मई पहले हमने दिया है, 25 मई 2025 दे सकते हो, या फिर 2026 भी दे सकते हो। और फिर एक प्लेस भी देना है, जैसे कि जोरहाट, फिर तेजपुर, कुछ भी एक मतलब प्लेस दे दीजिए आप लोग। उसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। From students and teachers, the week-long celebration aimed at creating awareness about the importance of cleanliness and hygiene in daily life. The week began with an inaugural ceremony where the principal emphasized the need for a clean and green environment. A pledge was administered to all to maintain cleanliness in the campus and surroundings. Various programs and competitions were organized, including poster making, slogan writing, essay writing, and a debate on cleanliness is next to godliness. A cleaning drive was also conducted in the college campus and nearby areas. NSS volunteers and Eco Club members played a vital role in spreading the message of cleanliness. The week concluded with the prize distribution ceremony. The principal appreciated the efforts of all participants and encouraged everyone to make cleanliness a part of their daily routine. The Cleanliness Week was a grand success and truly inspired everyone to keep their surroundings clean and healthy. तो ये बहुत ही ईजी वे में लिखा गया है, जो कि पढ़ के ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्लीनलीनेस वीक यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया विद एंथुसियाज्म एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, जिसमें कि इनॉग्रल सेरेमनी प्रिंसिपल ने शुरू किया, और इसका मेन मुद्दा ये था कि क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट कैसे हम लोग मेंटेन करें, और एक प्लेज वगैरह लिया गया, और क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, यही सब इसमें बोला गया है कि बहुत सारे स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, एस राइटिंग कंपटीशन, ये सब हुआ था। कुछ कुछ लोगों ने वॉलंटियर्स भी किया, और बाद में अप्रिशिएट भी किया गया प्रिंसिपल के द्वारा। और एंड में हमें क्या करना है, हमें एक रिपोर्ट रिटन बाय दिव्या, जो यहाँ पे नाम दिया गया है उसके ऊपर हमें लिखना है रिपोर्ट रिटन बाय, और फिर लिखना है दिव्या, ये बस हमें करना है। और डेट देना है, तो डेट यहाँ पे तो दिया गया हुआ है, तो डेट तो ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा और एक जो 10 मार्क का क्वेश्चन होता है, ये है हमारा जॉब एप्लीकेशन। तो पहले हमें मिला पोस्टर और नोटिस, जिसमें 5 मार्क्स होता है। फिर हमें मिला रिपोर्ट, और रिपोर्ट मतलब एक होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, दूसरा होता है स्कूल या कॉलेज के मैगज़ीन के लिए रिपोर्ट, तो उसमें भी 10 ही होता है। उसके बाद आता है हमारा जॉब एप्लीकेशन, इसमें भी 10 ही होता है। देखिए इसका क्वेश्चन क्या है। यू आर अरुणा, you have just come across an advertisement for the post of assistant teacher in modern high school Gwalpara. Write an application in response to the advertisement. Include in the एप्लीकेशन योर बायोडाटा एज वेल। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन मॉडर्न हाई स्कूल ग्वालपाड़ा में जो है। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, और साथ में आपको एक अपना बायोडाटा भी एनक्लोज करके देना है। तो हमें जॉब एप्लीकेशन के मतलब जब ही हम जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमें पहले हमें देना है यहाँ पे देना है हमें सेंडर्स एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस दिया गया है रंगजूली
रंगजूली ग्वालपारा 783101, मतलब एक पिन नंबर असम ये दिया गया। ये है सेंडर्स एड्रेस जो ये एप्लीकेशन सेंड कर रहा है। उसके बाद दिया गया है यहाँ पे डेट, उसके बाद आता है डेट हमारा, तो 28 मई 2025 दिया गया। उसके बाद होता है रिसीवर्स एड्रेस, ये है रिसीवर। रिसीवर कौन है यहाँ पे? द प्रिंसिपल मॉडर्न हाई स्कूल ग्वालपारा 783101 असम। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अच्छे से वो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे ना, तो हमारा हम कितना भी मतलब हमारा हैंडराइटिंग कितना भी सुंदर क्यों ना हो जाए, अगर हमारा फॉर्मेट ही रॉन्ग हो, स्ट्रक्चर ही रॉन्ग हो, तो हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, फिर सैल्यूटेशन आएगा, रिस्पेक्टेड सर मैम। उसके बाद हम शुरू करेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई हैव जस्ट कम अक्रॉस योर एडवर्टाइजमेंट इन द असम ट्रिब्यून डेटेड 25 May 2025 regarding the post of assistant teacher in your prestigious school. I am very much interested in the post and would like to apply for the same. I have a postgraduate degree in English from Guwahati University and a B.Ed degree from Assam University. I have good communication skills and a strong passion for teaching. I believe I can contribute positively to the academic growth and overall development of the students of your school. I have enclosed my biodata for your kind perusal. I will be highly obliged if you consider my application and give me an opportunity to serve in your reputed institution. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ गलत हो गया है। यहाँ पे जो इधर का जो राइट साइड में जो ये दिया गया है ना, एक्चुअली राइट साइड में ये नहीं होता है, ठीक है। तो राइट साइड में हमें इस तरह का जो सिग्नेचर है ना, सिग्नेचर हमें राइट साइड में नहीं देना है, हमें देना है लेफ़्ट साइड में, ये करेक्ट है, ठीक है। ये हमारा जो मतलब आसाम स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस का जो एक गाइडलाइन होता है ना, तो आप लोग देखना ध्यान से कि क्लास 11 में जो आप लोगों को इंग्लिश बुक मिली थी ना, हॉर्नबिल है उसका नाम शायद, तो उसके एकदम लास्ट में आपको मिलेगा कि कैसे एडवांस राइटिंग स्किल आपको डेवलप करना है। उसमें आपको मिलेगा जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखना है, तो उसमें आपको मिलेगा कि हमें जॉब एप्लीकेशन हम जब भी लिखेंगे ये स्टेप्स हमें फॉलो करना है। सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, फिर डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, देन सिग्नेचर, और सब हमें लेफ़्ट साइड में एकदम स्ट्रेट एक मार्जिन को हमें मतलब फॉलो करना है, राइट में कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये हमारा हो गया है जॉब एप्लीकेशन बस ख़त्म हुआ है। अभी हमें क्या करना है, हमें बायोडाटा भी प्रिपेयर करना है। तो ये बायोडाटा हम इनक्लोज कर रहे हैं हमारे साथ। नाम क्या है? अरुणा दास। फादर्स नेम एक देना है, मदर्स नेम एक देना है। तो यहाँ पे दिया गया है नवीन दास, मालती दास। फिर डेट ऑफ बर्थ भी देना है, 2001 दिया गया है, एज 23 दिया गया हुआ है। फिर जेंडर, नेशनलिटी, कैटेगरी, मेरिटल स्टेटस, परमानेंट एड्रेस, ये सब दिया गया है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस। क्वालिफ़िकेशंस में क्या है, हमें वो एक बॉक्स बना के अगर हम क्वालिफ़िकेशंस डालें तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया हुआ है, एक टेबल बनाया गया है, उसमें एग्जामिनेशन बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, ये सब हमने अलग अलग से टेबल बना के अच्छे से मतलब प्रेजेंट किया है अच्छे से, ठीक है। तो HSLC कौन से बोर्ड से हमने किया था, मतलब इन्होंने कहाँ से किया था? अरुणा दास ने सेवा 2017 में उन्होंने पास किया और उनका परसेंटेज बहुत अच्छा था, 85%। तो इस तरह से इमेजिनरी कुछ एक मतलब बनाना है। और ध्यान रखिए जो ये ईयर हमने दिया है ना, तो वो डेट ऑफ बर्थ के साथ हमारा ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला ईयर्स है वो भी मतलब उसका भी मैच होना चाहिए। एकदम कुछ भी मतलब आउट ऑफ द ब्लू मत दे देना। तो ये सब दे के अच्छे से सुंदर से इसको हम बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अदर क्वालिफिकेशंस क्या है हमारे पास? तो हमारे पास क्या है, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये हम दे सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट हो उसका कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, ये हम दे सकते हैं। एक्सपीरियंस क्या है? 1 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज अ पार्ट टाइम टीचर इन अ प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो एक्सपीरियंस का भी कुछ एक अगर हम मेंशन करें तो भी बहुत अच्छा होता है। स्किल्स क्या है? गुड कम्युनिकेशन स्किल, क्लासरूम मैनेजमेंट, लेसन प्लानिंग एंड स्टूडेंट गाइडेंस, ठीक है, इतना हमने दे दिया। फिर आता है लैंग्वेजेस नोन, क्या क्या लैंग्वेज हमें आता है? असमीज़, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद हम नीचे क्या करेंगे, अपना सिग्नेचर देंगे। उसके आगे हमें और एक पोर्शन लिखना पड़ेगा, आई डू हियर बाई डिक्लेयर दैट द अबव मेंशन्ड टेस्टिमोनियल्स आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। ये लिख के फिर नीचे सिग्नेचर करना है। ये जो यहाँ पे दिया गया है ना, ये
इधर पे मत देना। ये यहाँ पे हमें पहले इस लाइन को लिखना है, आई डू हियर बाई डिक्लेयर बोल के ये पूरा लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे हमें सिग्नेचर करना है, ठीक है। आई डू हियर बाई डिक्लेयर दैट द above mentioned testimonials are true to the best of my knowledge and belief, and if any of these information are found to be false, मतलब ये मतलब लिखना है, आई माई कैंडिडेचर वुड बी मतलब डिटेंड, ऐसा कुछ लिखना है, ठीक है। मतलब हमारा कैंडिडेचर क्या हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, कैंडिडेचर भी कैंसिल, ऐसा कुछ लिखना है हमें। लिखने के बाद मतलब ये हम सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हमने जो भी दिया है वो ट्रू है, ये बोल के फिर हम सिग्नेचर करना है। जो यहाँ पे मिसिंग हो गया है, जो यहाँ पे नहीं आया है, तो आप लोग प्लीज़ इसको इंक्लूड कर देना। फिर क्या है, यहाँ पे है राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ द सेंटिनल ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड टू द पुअर कंडीशन ऑफ द रोड्स इन योर लोकेलिटी। तो जॉब एप्लीकेशन के साथ हमें और भी मिलता है लेटर टू एडिटर, जिसका मतलब है कि हमें किसी भी एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट दिया गया है कि रोड का कंडीशन बहुत पुअर है, बहुत ख़राब है, तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, एक लेटर लिखना है एडिटर को, किसी भी एक न्यूज़पेपर के एडिटर को। तो ये हमारा जो लेटर टू एडिटर है उसमें क्या करना है, पहले हमें वही जो पहले हमने किया था, पहले सेंडर्स एड्रेस, ये हो गया हमारा सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, द एडिटर द सेंटिनल गुवाहाटी 781005, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर और सर, ये करना है, इतना हमें पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर हम बॉडी ऑफ द लेटर में कुछ अच्छे से लिख भी ना पाए ना, तो भी ये जो 3-4 स्टेप है ना, उसको फॉलो करने पर भी हमें मार्क्स मिलते हैं। अगर हम अच्छे से कंस्ट्रक्ट भी ना कर पाए जो बॉडी है जिसमें हमें उस सब्जेक्ट मैटर में लिखना है, अगर हमारा राइटिंग स्किल अच्छा ना हो, वहाँ पे हम अच्छे से लिख भी ना पाए, फिर भी इस फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए भी हमें कम से कम 3 मार्क्स तो मिल ही जाता है। तो इसको अच्छे से फॉलो करना। फिर क्या है, पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन माई लोकेलिटी, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ कंसर्न टू द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द रोड्स इन आवर लोकेलिटी। आई एम रेसिडेंट ऑफ मालीगांव, वार्ड नंबर 7. द रोड्स हियर आर फुल ऑफ potholes, cracks and broken patches. The condition becomes worse during the rainy season. Waterlogging takes place everywhere, and the potholes are covered with water, making it very difficult to identify them. As a result, vehicles skid, and people, especially students and office goers, face a lot of inconvenience. The narrow and damaged roads also cause traffic jams almost every day. Ambulances and emergency vehicles face great difficulty in moving through these roads. The people of our locality have suffered many accidents due to the poor condition of the roads. So we have already brought this matter to the notice of the local authorities several times, but no concrete steps have been taken so far. Therefore, I request through the column of your esteemed daily that the concerned authorities, the PWD and the Guwahati Municipal Corporation, kindly look into the matter and take immediate steps to repair the roads. A proper drainage system should also be constructed to prevent water logging. I hope my letter will help in solving this serious problem and bring some relief to the residents. Thanking you, yours faithfully, Manasi, house number 12, Ujjan Path, ward number 7, Malegaon, Guwahati 781011, 28 मई 2025। तो ये देखिए, इसका सब कुछ पूरा लेफ्ट में लिखा हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि मालीगांव के ये लोग हैं जिन लोगों को रोड की कंडीशन, जिन लोगों का रोड का कंडीशन बहुत ख़राब है, पेथोल्स है, क्रैक्स है, ब्रोकन पैचेस है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिस वजह से यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, और वाटर लॉगिंग भी हो जाती है, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है, और स्टूडेंट्स और जो पीपल है वो लोग मतलब रेगुलरली बहुत इनकन्वीनियंस फेस कर रहे हैं। तो इसके बारे में उन लोगों ने बहुत बारी कंप्लेन भी किया है, लेकिन इस मैटर को इतना सीरियसली लिया नहीं गया है, तो इसलिए वो अभी एडिटर को लेटर लिख रहे हैं कि ताकि एडिटर अपने न्यूज़पेपर में इस लेटर को पब्लिश करे, ताकि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, PWD या फिर गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनका इस पे मतलब ध्यान जाए। तो यही है मेन मुद्दा, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसका भी होता है
10 मार्क्स। तो इसी के साथ हमारा जो एडवांस राइटिंग स्किल वाला जो पोर्शन है सेक्शन बी, वो हो जाता है फिनिश। तो उसमें हमें क्या क्या मिला, पोस्टर राइटिंग और पोस्टर और नोटिस जिसमें कि 5 मार्क है, उसके बाद रिपोर्ट 10 मार्क है, उसके बाद जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर उसमें भी 10 मार्क है। तो 25 मार्क यहाँ पे हम लोग का कवर हो गया। उससे पहले हमने आंसरिंग पैसेज वाला जो पोर्शन था उसमें भी हमने 10 मार्क कवर कर लिया, तो 25 + 10 35 तो हो गया। अभी नेक्स्ट पोर्शन है हमारा सेक्शन सी, ग्रामर। इसमें देखिए क्या क्या है, रिराइट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन देयर करेक्ट फॉर्म्स। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आई विश आई नो हर, नो विद इन ब्रैकेट्स, ये हमारा मेन वर्ब है। तो हमें पता है कि जो भी सेंटेंसेस आई विश से शुरू होता है वो नॉर्मली पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसलिए हमने इसको किया है आई विश आई न्यू हर। अभी हमारा जो बी है ये है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लास्ट फॉर 4 years एंड एंडेड इन 1918। तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या जा रहा है कि लास्ट वर्ल्ड वॉर चला था कितने सालों तक, 4 सालों तक। वो चला था, अभी तक नहीं चल रहा है। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, सिंपल पास्ट में किया है, पास्ट इंडेफिनिट में किया है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लास्टेड फॉर 4 years एंड एंडेड इन 1918। आई यूजुअली स्टार्ट फॉर स्कूल एट 8 o'clock, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी है। तो हमें ये भी पता है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में यूजुअली होता है, यूजुअली एक ऐसा वर्ड है जो हमारे जो सेंटेंस है उसको उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस वर्ड से कि ये सेंटेंस हमारा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम इसको क्या करेंगे, आई यूजुअली स्टार्ट फॉर स्कूल एट 8 o'clock, ऐसे करेंगे हम इसको। दे लीव फॉर यूरोप टुमारो, टुमारो मतलब नियर फ्यूचर, तो इसको हमें करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हम कैसे करेंगे इसको, दे आर लीविंग फॉर यूरोप टुमारो। नेक्स्ट है हमारा द मैच बिगिन बिफोर वी रिच द स्टेडियम। हमें ये भी पता है कि जब भी किसी सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर हमें दिख जाए तो हमें समझ जाना है कि ये है हमारा पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस। तो जब बिफोर होता है तो हम बिफोर का जो आगे वाला पोर्शन है उसको हम करते हैं पास्ट परफेक्ट, और अगर आफ्टर होता है तो आफ्टर का जो आफ्टर के बाद वाला जो पोर्शन है उसको हम करते हैं पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है बिफोर, बिफोर के आगे वाला पोर्शन क्या है, द मैच बिगिन, उसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा, द मैच हैड बिगन बिफोर वी रिच्ड द स्टेडियम, ये हो गया हमारा। फिर एफ है शी वर्क इन आवर ऑफिस सिंस 2022, ये हमें फिर से मिल गया सिंस। सिंस से हम इसको डिटरमाइन कर लेंगे कि सिंस फॉर हम कौन से टेंस में यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये हो जाएगा शी हैज़ बीन वर्किंग इन आवर ऑफिस सिंस 2022। उसके बाद आ गया आई गेट द टिकट येस्टरडे, येस्टरडे मतलब बहुत ही सिंपल हो गया, ये सिंपल पास्ट में जाएगा। आई गॉट द टिकट येस्टरडे। यू स्लीप व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब एक ही सेंटेंस में दो क्लॉजेज हो ना, दो पार्ट हो, क्लॉज हो मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऐसे दो अगर क्लॉज हो और बीच में व्हेन हो, वाइल हो, ऐसा कुछ हो, तो हमें समझना चाहिए कि दोनों जो क्लॉज है उसका जो वर्ब है, वर्ब को हमें देखना चाहिए कि कौन सा वर्ब कौन से टेंस में है। यहाँ पे एक वर्ब है एंटर्ड और दूसरा वर्ब है स्लिप। एंटर्ड तो हमें दिया गया है पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये जो दूसरा वाला वर्ब है जो दूसरा क्लॉज में है हमारा, उसको हमें करना पड़ेगा पास्ट कंटिन्यूअस। अगर एक क्लॉज हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा और सेंटेंस में व्हेन या फिर वाइल रहेगा तो दूसरा क्लॉज हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसको हम करेंगे वी नॉट वी, यू वेयर स्लीपिंग व्हेन आई एंटर्ड द रूम। तो हो गया हमारा करेक्टेंस वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट पोर्शन है अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। देखते हैं ये कैसे यहाँ पे दिया गया है। शी विल कम टू आवर टाउन डैश अ वीक, तो इसका आंसर हो जाएगा इन अ वीक। जब भी हम फ्यूचर को मतलब इंडिकेट करते हैं कि वो आएगी, वो आएगा, तो तब हम मतलब ऐसे इन लगाते हैं। शी विल कम इन आवर टाउन इन अ वीक, एक हफ्ते में आएगी। शी इज़ प्लेइंग ऑन अ वायलिन, वायलिन बजाना होता है प्लेइंग ऑन अ वायलिन। ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, मतलब वो यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ सोन टू लॉक, क्या है मतलब ये थोड़ा कुछ गड़बड़ी हो गया है, लेकिन ये होगा शी इज़ कॉन्फिडेंट, ये
कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, ये वाला पोर्शन कुछ गलत आया है यहाँ पे। कॉन्फिडेंट के बाद यहाँ पे ऑफ सही है, यहाँ पे ऑफ ही लगाना है, ऑफ सक्सेस होगा, बस बस इतना करना है। बाकी हम नीचे वाला देखते हैं क्या है। इसके बाद है द ओल्ड वुमेन हैज़ नो वन टू लुक आफ्टर हर, तो लुक के बाद आफ्टर आएगा। द ओल्ड वुमेन हैज़ नो वन टू लुक आफ्टर हर। फिर आया यहाँ पे बटर इज़ मेड डैश डैश मिल्क, तो हमें पता है कि मेक के बाद कब ऑफ होता है, कब फ्रॉम होता है। अगर हम मेक के बाद ऑफ लगा रहे हैं, मतलब मेड ऑफ अगर करें, इसका मतलब है जो मतलब हमारा जैसे कि टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, वुड से टेबल बना है, तो अगर हम टेबल को तोड़ेंगे फिर भी हमें वुड ही मिलेगा। लेकिन ये जो है बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, बटर कहाँ किससे बना है, मिल्क से बना है। अगर हम बटर को मतलब स्मैश करें, कुछ भी करें, उसको हम दोबारा से मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे मामलों में हम क्या करते हैं, फ्रॉम लगाते हैं कि उसको हम उसका जो ओरिजिनल जो कंडीशन था, ओरिजिनल जो उसका फॉर्म था, उस फॉर्म में हम लेके नहीं जा सकते, केमिकल रिएक्शन हो गया है। और जहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है वहाँ पे हम ऑफ लगाएंगे। ठीक है। प्लीज़ कॉल इन ए डॉक्टर, तो डॉक्टर को बुलाना होता है कॉल इन ए डॉक्टर। वी विल स्टार्ट एट 6 in the morning, तो टाइम यहाँ पे दिखा रहा है, तो टाइम के मामले में हम लोग ज़्यादातर मामले में क्या लगाता है, लगाते हैं एट लगाते हैं। वी विल स्टार्ट एट 6 in the morning। फिर आया हमारा रिराइट एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, जो डायरेक्शन दिया गया है उस हिसाब से हमें उसको री राइट करना है, फिर से लिखना है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन में वो लोग पूरा सेंटेंस नहीं लिखते हैं। ऐसा करते हैं जैसे कि 8A आंसर इन, 8B आंसर ऑन, 8C आंसर ऑफ, ऐसे करते हैं। ये प्लीज़ आप लोग अवॉइड करें, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप लोग को लगेगा कि आप लोग टाइम बचा रहे हो, लेकिन इन रियलिटी आप लोग अपना मार्क्स गंवा रहे हो। क्योंकि अगर आप लोग इस तरह से लिखोगे ना, एक भी मार्क नहीं मिलने वाला है, ज़ीरो मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है री राइट एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको री राइट करना है। अगर बिना लिखे बस ऐसे ऑफ ऑन ईट लगा दोगे, इस तरह से अगर ऑफ ऑन एट इन ऐसा कुछ लगा दोगे ना, तो एग्जामिनर आपका पूरा आंसर ही काट देगा। क्योंकि एग्जामिनर को क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप पूरा सेंटेंस लिखोगे और उसमें फिल इन द ब्लैंक करोगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसा आप लोग मत किया करो। री राइट एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, यहाँ पे भी बोला गया कि री राइट करो, फिर से लिखो, री राइट करो उसको। ओनली अनीता कैन डू दिस, इसको क्या बनाना है, नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। इसको ओनली अनीता कैन डू दिस, यह है एफर्मेटिव में, इसको करना है नेगेटिव। तो जब हम ओनली को चेंज करते हैं तो हो जाता है नन बट, नो वन बट, या फिर नन बट, NONE नन, नन बट, या फिर नो वन बट। यहाँ पे दिया गया है नो वन बट अनीता कैन डू दिस, ये भी करेक्ट है। फिर है शी होप्ड दैट शी वुड डू वेल इन द कंपटीशन, तो ये जो दिया गया है शी होप्ड दैट शी वुड डू वेल, ये दिया गया है कॉम्प्लेक्स में, इसको हमें बनाना है सिंपल। ठीक है। तो सिंपल में हम जब किसी भी सेंटेंस को लेते हैं ना, तो उसमें बस एक ही क्लॉज होता है। क्लॉज का मतलब मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। यहाँ पे देखो शी होप्ड, इसमें शी भी एक सब्जेक्ट है, होप्ड भी एक वर्ब है, और दैट के बाद जो शी है ये भी एक सब्जेक्ट है, और जो वुड डू है ये डू एक और मेन वर्ब है। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट दो मेन वर्ब हो गया, इसका मतलब दो क्लॉज है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है शी होप्ड टू डू वेल इन द कंपटीशन, इसमें हमारा एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है। शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, होप्ड हमारा वर्ब हो गया, और टू डू जो है, इस डू को आप लोग प्लीज़ मत समझो कि ये डू एक मेन वर्ब है, ये एक इन्फिनिटिव है। टू के बाद जो भी बेस फॉर्म में वर्ब आएगा ना, टू के बाद टू सी भी हो सकता है, टू प्ले भी हो सकता है, टू गो भी हो सकता है। वो जो गो प्ले डू टू के बाद जो आता है और जो V1 वाले फॉर्म में होता है, वो कभी भी मेन वर्ब नहीं होता है, वो एक इन्फिनिटिव होता है। ठीक है। तो यहाँ हमारा एक ही मेन वर्ब है, वो है शी होप्ड। शी है हमारा सब्जेक्ट, होप्ड है हमारा मेन वर्ब, इसीलिए हमारे पास हो गया एक क्लॉज, और एक क्लॉज मतलब ये सिंपल है, तो इसको हमने सिंपल में कन्वर्ट कर लिया है। हैविंग डन हर वर्क शी लेफ्ट द प्लेस, मेक इट ए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मतलब जिसमें दो क्लॉज होगा और दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब दोनों क्लॉजों का ही इंडिपेंडेंट मीनिंग होगा। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, क्लॉज दो होते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एक को बोलेंगे हम प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरे क्लॉज को बोलेंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज।
लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, दोनों ही इंडिविजुअल होते हैं, दोनों का इंडिविजुअल मीनिंग होता है, दोनों प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, हैविंग डन हर वर्क शी लेफ्ट द प्लेस। तो क्वेश्चन है कि उसने काम किया फिर उसने वो जगह मतलब छोड़ दिया। इसमें देखो हैविंग डन हर वर्क शी लेफ्ट द प्लेस, ये एक्चुअली दिया गया है सिंपल में, क्योंकि यहाँ पे शी एक सब्जेक्ट है और लेफ्ट एक ही वर्ब है। पूरे सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब है। तो ये है सिंपल में, इसको लेके जाना है हमें कंपाउंड में। तो इसको हमने क्या किया, शी हैड डन हर वर्क, इसका एक इंडिविजुअल मीनिंग है। अगर हम एंड देन शी लेफ्ट द प्लेस को अगर हम ना भी पढ़े, अगर हम इस पोर्शन को ना भी पढ़े, एंड देन शी लेफ्ट द प्लेस, फिर भी इसका एक इंडिविजुअल मीनिंग आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, शी हैड डन हर वर्क एंड देन शी लेफ्ट द प्लेस। तो ये जो है हमारा शी हैड डन हर वर्क, इतना है हमारा एक क्लॉज। और एंड देन को छोड़ के जो है शी लेफ्ट द प्लेस, ये है हमारा सेकंड क्लॉज। दोनों का इंडिविजुअल मीनिंग है। अगर हम बस शी हैड डन हर वर्क बोले उसका भी एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है, और अगर हम बोले शी लेफ्ट द प्लेस उसका भी एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है। तो ऐसे क्लॉजेस को ऐड करके जो स्ट्रक्चर जो सेंटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने कंपाउंड सेंटेंस बना लिया, और कंपाउंड सेंटेंस में ज़्यादातर हम ये जो बीच बीच में जो हम यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे हम ज़्यादातर एंड और बट येट इस तरह के कंजंक्शंस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोलकाता इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया। तो ये हो गया हमारा डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। तो ये जो दिया गया है कोलकाता इज़ द मोस्ट पॉपुलर, ये दिया गया है सुपरलेटिव में, इसको हमें लेके जाना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम जब भी लेके जाएंगे तो हम करेंगे कोलकाता इज़ more popular than any other cities in India। क्या बोला गया है, रिराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव बोला गया है लेकिन नो अदर वाला हो जाता है पॉजिटिव, ये रॉन्ग है। इसका आंसर ये रॉन्ग है, इसको ये पॉजिटिव है, ऐसे मत लिखिए आप लोग। ये जो दिया गया है ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव में दिया गया है। नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ एज पॉपुलर एज कोलकाता। कंपैरेटिव में होगा, आप लोग ये लिख लीजिए, मैं बता के देती हूँ कि कोलकाता इज़ मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंडिया। तो इसको आप लिख लीजिए, कोलकाता इज़ मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंडिया। ये होगा आपका जो सही आंसर जो कंपैरेटिव में होता है, ये होगा आपका आंसर। एवरीबॉडी विशेस टू बी हैप्पी, इसका भी आंसर गलत है, इसको भी आपको करेक्ट करना पड़ेगा। हु डजंट विश टू बी हैप्पी, एवरीबॉडी विशेस टू बी हैप्पी, इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा हु डजंट विश टू बी हैप्पी। प्लीज़ आप लोग ये जो दो जो मतलब एरर करेक्शन है, जो भी मतलब ये दो जो है, एक है डिग्री और दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब टर्न करना, ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक। इन दोनों को प्लीज़ आप लोग मतलब लिख लीजिए, इसमें थोड़ा दिक्कत हो गई है, इसको कर लीजिए हु डजंट विश टू बी हैप्पी। और उसके बाद जो है इसको भी थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, आई नो हिज नेम, ये कॉम्प्लेक्स में लेके जाना है, इसको करेंगे हम आई नो व्हाट हिज नेम इज़। वी ऑफन गो देयर एवरी विंटर, ये सही है, वी ऑफन गो देयर एवरी विंटर डोंट वी। क्वेश्चन टैग में हम क्या करते हैं, एक टैग लगाते हैं, वी ऑफन गो देयर एवरी विंटर, ये है पॉजिटिव में। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव होगा, तो हमने टैग को नेगेटिव कर दिया, डोंट वी बना दिया, तो ये हो गया करेक्ट। तो हमारा दिक्कत तीन ही जगह पे दिक्कत हमें दिखाई दे रही है, वो है, एक है हमारा ये डी, ई और एफ़, इन तीनों को आप लोग प्लीज़ ठीक कर लीजिए। कोलकाता इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया, ये हो जाएगा कोलकाता इज़ मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंडिया। फिर दूसरा वाला होगा एवरीबॉडी विशेस टू बी हैप्पी, ये होगा हु डजंट विश टू बी हैप्पी, हु डजंट विश टू बी हैप्पी। और तीसरा जो ये है आई नो हिज नेम, ये होगा आई नो व्हाट हिज नेम इज़। ये तीनों आप लोग प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। तो इसके साथ आप हमारा ये जो पोर्शन है सेक्शन सी, ये भी हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सेक्शन डी, हमने सेक्शन ए बी सी कर लिया है, और अभी हम आज करने जा रहे हैं सेक्शन डी, जो कि 2026 के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर का है। तो सेक्शन डी में हमें सबसे पहले मिलेगा टू स्ट्रेंजर्स फ्रॉम टू डिफरेंट पोएम्स। तो देख लेते हैं पहला स्ट्रेंजर किस पोएम से आया है। तो पहला स्ट्रेंजर हमारा आया है
माई मदर एट 66 कमला दास, जो कि हमारा पहला पोएम है क्लास 12 के बुक का। तो यहाँ ये स्टेंजा हमें मिला है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सो माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ्ड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो ये पोएम है हमारा कमला दास के द्वारा लिखा हुआ, और इसका नाम है माई मदर एट 66। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, और इसमें हमें मिलेगा टोटल 4 मार्क्स। हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है 1 मार्क का, नेम द पोएट। तो पोएट का नाम क्या है हमें तो मिल चुका है, द पोएट इज़ कमला दास, द नेम ऑफ द पोएट इज़ कमला दास, एंड शी इज़ ऑल्सो नोन बाय दिस पेन नेम माधवीकुट्टी। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हेन डिड द पोएट ऑब्जर्व हर मदर। उन्होंने पोएट ने अपने मदर को कब ऑब्जर्व किया था। तो उसका आंसर हो जाएगा, द पोएट ऑब्जर्व्ड हर मदर ऑन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग वाइल ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचिन एयरपोर्ट। ये भी इस स्टेंजा में हमें मिला है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट ऑब्जर्व अबाउट हर मदर्स फेस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, द पोएट ऑब्जर्व्ड दैट हर मदर वॉज डोजिंग बिसाइड हर विद एन ओपन माउथ। तो क्योंकि पोएट की मदर का एज था 66, और ओल्ड एज में हमें ये कभी कभी दिखाई देता है कि जो एजड पीपल होते हैं वो कभी कभी ओपन माउथ करके सोते हैं। तो पोएट ने भी ये देखा था, ऑब्जर्व किया था कि हर मदर वॉज डोजिंग बिसाइड हर विथ एन ओपन माउथ, हर फेस अपीयर्ड पेल ग्रे एंड लाइफलेस, डिस्क्राइब्ड यूजिंग सिमिली एज एशियन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। और पोएट ने ये जो एक फ्रेज़ यूज़ किया है, एशियन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, इससे पोएट दिखा रहे हैं कि उनके मम्मी अभी उनका जो फेस है बहुत ही पेल ग्रे लाइफलेस हो चुका है बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, रिफ्लेक्टिंग हर एडवांस्ड एज एंड डिकेइंग स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हमारा एक्सट्रैक्ट बी आ गया है, ये आया है हमारे ए रोड साइड स्टैंड पोएम से, जो कि लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो हम देख लेते हैं स्टेंजा में क्या दिया गया है। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically plaid. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. तो ये हमारा जो पोएम है ए रोड साइड स्टैंड, उस पोएम से ये स्टेंजा दिया गया है, और राइटर है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो देख लेते हैं कि हमें यहाँ कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द न्यू शेड लोकेटेड। तो इसका आंसर हो गया, द न्यू शेड वाज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ ए लिटिल ओल्ड हाउस राइट एट द एज ऑफ द रोड वेयर फास्ट मूविंग सिटी ट्रैफिक स्पैड पास्ट। तो एक छोटे मोटे शेड के, एक छोटे मोटे पुराने घर के सामने एक शेड लगाया गया था राइट एट द एज ऑफ द रोड, और जिधर से सिटी गोअर्स जाते आते रहते हैं। फिर दूसरा क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द रोड साइड स्टैंड डू। द रोड साइड स्टैंड पैथेटिकली प्लीडेड फॉर कस्टमर्स अटेंशन from passing commuters to earn some cash to support their livelihood rather than begging for charity, a dole of bread. तो a dole of bread से राइटर यहाँ not the writer, a dole of charity से a dole of bread समझाया जा रहा है by the poet। तो पोएम के राइटर्स हमेशा पोएट होते हैं। तो पोएट क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो रोड साइड स्टैंड है वो लोग जो इधर से जो सिटी पीपल जाते आते रहते हैं उनसे कुछ बेगिंग नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट बेगिंग फॉर चैरिटी और अ डोल ऑफ ब्रेड, बट दे आर पैथेटिकली प्लीडिंग फॉर कस्टमर्स अटेंशन, दे आर प्लीडिंग फॉर देयर अटेंशन। वो चाहते हैं कि कुछ लोग इधर रुक जाए और उनके इस रोड साइड स्टैंड से कुछ खरीद ले ताकि उनके पास भी थोड़ा पैसा आए, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। और यही वो लोग चाह रहे हैं। वो लोग नहीं भीख मांग रहे हैं, वो लोग नहीं बोल रहे कि उन लोग को ऐसे ही पैसे दे के चले जाओ। वो लोग चाह रहे हैं कि उन लोगों की दुकान से जो सिटी पीपल है इधर से जाते आते रहते वो लोग कुछ खरीद ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लीजिए, व्हाट प्रिवेंट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम विदरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी कैश प्रिवेंट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। मेटाफोरिक इंसाइट यहाँ पे ये है कि द फ्लावर ऑफ सिटीज़ रिप्रेजेंट अर्बन प्रॉस्पेरिटी। तो जो अर्बन रिच पीपल है, प्रॉस्परस पीपल है, इनको हम फ्लावर ऑफ सिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। डेवलप्ड एंड
एंड लग्जरी विच ड्राइव ऑन कैपिटल सर्कुलेशन। तो ये कैसे बढ़ता जाता है, ये रिच पीपल के लग्जरी, उनके जो डेवलपमेंट है, प्रॉस्पेरिटी है, ये बढ़ता जाता है कैपिटल के ऊपर। कैपिटल सर्कुलेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ये बढ़ता जाता है। तो ये फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ कैश के ऊपर ही ये डिपेंड है। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा आज का ये जो स्टेंजा है, और बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर्स, जो कि पोइम से ही है, पोइट्री पोर्शन से ही ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम सिम्बॉलिक ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा, दे सिम्बलाइज यूथ, विगर, वाइटल एनर्जी एंड एक्सूबरेंस ऑफ लाइफ। दे प्रेजेंट ए शार्प poignant contrast to the poet's aging, frail and pale mother sitting inside the car. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, वाई डज द पोएट विश टू काउंट टू 12। 12 रिप्रेजेंट्स द 12 आवर्स मार्क्ड ऑन ए क्लॉक डायल और 12 मंथ्स इन ए ईयर। काउंटिंग टू 12 अलाउज ए मोमेंटरी पॉज फॉर पीसफुल क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो ये आ गया है हमारा, तो जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, उस पोएम से। तो उस पोएम में बोला गया है कि काउंटिंग टू 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल गिव अस अ मोमेंट ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। उस मोमेंट में हम खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा अपने ही डिट्स के ऊपर हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि वेदर वी आर डूइंग द राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग। और हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड को भी क्या करते हैं, हम यहाँ पे हारमोनी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इन सब चीज़ों को हम सपोर्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई डज द पोएट से दैट ही wants no truck with death। द पोएट क्लेरिफाइज, सेम पोएम कीपिंग क्वाइट से ही ये क्वेश्चन आया है। इसका आंसर हो जाएगा, द पोएट क्लेरिफाइज दैट हिज प्ली फॉर क्वाइट स्टिलनेस मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी और फिजिकल डेथ। तो पोएट बोलते हैं कि वो क्वाइट स्टिलनेस चाहते हैं और सब एकदम चुप हो जाए, कोई एक्टिविटी ना करे, सब एकदम सब काम छोड़ दे। और वो जब ये सब बातें बोलते हैं ना कि एवरीवन शुड स्टे काम एंड स्टील, वो बाद में बोल रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज मत हो जाओ कि मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि सब मर ही जाओ, सबका डेथ ही हो जाए। क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी तो हम समझते हैं कि टोटल इनएक्टिव लोग तभी होता है जब लोगों का डेथ हो जाए। तो वो बोल रहे कि देखो, मेरा ये टोटल इनएक्टिविटी को आप लोग डेथ के साथ कंपेयर मत करो, मैं ये नहीं चाहता। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग थोड़े टाइम के लिए अपने ही डिट्स पर इंट्रोस्पेक्ट करो और वही थोड़ा एक क्वाइट मोमेंट में बैठ के आप लोग सोच विचार करो, बस इतना ही मैं चाह रहा हूँ। ही एडवोकेट्स लिविंग लाइफ विथ फुल सेल्फ अवेयरनेस, नॉट लाइफलेस डेडनेस। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जब हम एक रश में रहते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। हमें बस इतना पता है कि हमें जल्दी जल्दी ये करना है, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं वो हम सोचते नहीं हैं। तो वो चाहते हैं कि हम फुल अवेयर होके, सेल्फ अवेयर होके हम जो भी काम करें वो करें, पूरा कॉन्शियस होके काम करें। ऐसा नहीं कि हम ऐसे लाइफलेस डेडनेस के साथ हम कुछ भी मतलब बस करते ही जाए, ऐसा हम ना करें। मतलब जो भी करें हम सोच विचार करके करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 थिंग्स ऑफ ब्यूटी रेफर टू इन द पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये है हमारा और एक पोएम जो कि आप लोग के सिलेबस में है, थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इसमें कुछ थिंग्स ऑफ ब्यूटीज़ को मेंशन किया गया है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी को मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मेंशन 2 थिंग्स। द 2 थिंग्स यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन बाय जॉन किट्स आर द सन एंड द मून, क्लियर रील्स एंड डेफोडिल फ्लावर्स। तो आप द सन एंड द मून भी लिख सकते हो या फिर क्लियर रील्स एंड डेफोडिल्स भी लिख सकते हो। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेम सम ऑफ द थिंग्स द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड फॉर सेल। ये फिर से रोड साइड स्टैंड से क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि कौन से चीज़ें थी जो रोड साइड स्टैंड ऑफर करता था फॉर सेल। द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, crook-necked golden squash with silver words and paintings of scenic mountain landscapes। ये रोड साइड स्टैंड क्या करता था, ऑफर करता था। उस स्टैंड में हमें वाइल्ड बेरीज मिलते थे, crook-necked squash मिलते थे और कभी कभी क्या मिलते थे, पेंटिंग्स ऑफ सिनिक माउंटेन। तो वहाँ पे कुछ कुछ पेंटिंग्स भी मिलते थे जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर माउंटेन्स, लैंडस्केप, ये सब मतलब वहाँ पे थे। तो ये रोड साइड स्टैंड हमें ऑफर करता था। नेक्स्ट है हमारा प्रोज पोर्शन, जहाँ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एम हैमल। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोज चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू एम हैमल, फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमल राइट एट द एंड ऑफ द क्लास। तो उस दिन लास्ट क्लास के एंड में एम हेमल ने बोर्ड में क्या लिखा था। एट द एंड ऑफ द क्लास एम हेमल टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ ऑल हिज माइट वाइवला फ्रांस। एंड वाइवला फ्रांस का मीनिंग क्या है, लॉन्ग लिव फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द छोटा साहिब इन मेमोरीज ऑफ ए छोटा साहिब। तो ये और एक चैप्टर है हमारे प्रोज पोर्शन से। छोटा साहिब जो चैप्टर है उसमें छोटा साहिब कौन है। तो जॉन राउंट्री who was the last British of senior conservator of forests of Assam is affectionately referred to as the छोटा साहिब। तो इस चैप्टर में जो जॉन राउंट्री है वही छोटा साहिब है और वो कौन थे, ही वॉज द लास्ट ब्रिटिश सीनियर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स ऑफ असम। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द बुक फ्रॉम विच मेमोरीज ऑफ ए छोटा साहिब इज़ टेकन। तो ये जो चैप्टर है हमारा मेमोरीज ऑफ ए छोटा साहिब ये कौन से बुक से लिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा इट इज़ टेकन फ्रॉम जॉन रॉन्ट्रीज बुक टाइटल्ड ए छोटा साहिब मेमोरीज ऑफ ए फॉरेस्ट ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज मुकेश वांट टू बी। मुकेश क्या बनना चाहता था। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। ही एस्पायर्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम हिज फैमिलीज ट्रेडिशनल बैंगल मेकिंग लिनिएज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। तो उसका ट्रेडिशनल प्रोफेशन क्या था फैमिली का, वो था बैंगल मेकिंग, बट ही एस्पायर्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम हिज फैमिलीज ट्रेडिशनल बैंगल मेकिंग लिनिएज एंड ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। तो वो क्या बनना चाहता था, हमें आंसर मिल गया कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो नेक्स्ट हो गया हमारा व्हाट डज साहेब लुक फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। ये हो गया हमारा लॉस्ट स्प्रिंग वाले चैप्टर का क्वेश्चन। यहाँ साहेब और मुकेश बोल के दो करेक्टर्स है और ये क्वेश्चन है साहेब के ऊपर। व्हाट डज साहेब लुक फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। साहेब स्काउट्स द गार्बेज डम्प्स सर्चिंग फॉर gold which represents currency coins, टॉयज़ और वेल्यूएबल डिस्कार्डेड आइटम्स। तो साहिब क्या करता है, वो कुछ सर्च करता रहता है, कुछ मतलब ढूंढता रहता है गार्बेज डंप में जाके और बोला जा रहा है कि वो वहाँ पे क्या सर्च करता है, गोल्ड सर्च करता है। लेकिन गोल्ड मतलब वो रियल गोल्ड नहीं है, गोल्ड का मतलब यहाँ पे है मतलब हो सकता है 1-2 रुपए का कॉइन हो जाए या फिर टॉयज़ हो जाए या फिर कोई वेल्यूएबल डिस्कार्डेड आइटम हो जाए जो कि साहिब के लिए बहुत वेल्यूएबल हो लेकिन दूसरों के लिए शायद वेल्यूएबल नहीं था तो उसने फेंक दिया हो। तो ऐसे आइटम्स साहिब को कहाँ पे मिल जाते थे, कभी कभी गार्बेज में मिल जाते थे। इसलिए गार्बेज फॉर साहिब वॉज गोल्ड, गार्बेज फॉर ऑल रैक पिकर्स वॉज गोल्ड। रैक पिकर्स के लिए गार्बेज में गोल्ड छुपा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कंट्री है डेवलप सिंथेटिक इंडिगो। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी है डेवलप सिंथेटिक इंडिगो। ये इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सेंटेंस लिखने से ही हो जाएगा क्योंकि ये तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था। हु इज़ द राइटर ऑफ गोइंग प्लेसेस। इसका आंसर हो जाएगा गोइंग प्लेसेस इज रिटन बाई ए आर बर्टन। तो ये हो गया हमारा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं हम जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वॉज unusual about the school that day. French expected the usual loud commotion, opening and closing of desks and lessons repeated in unison. Instead, he observed the entire school was completely still and quiet like a Sunday morning. Village elders were sitting quietly on the usually empty backbenches. M. Himmel was dressed in his fine Sunday coat and embroidered cap. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया एम हेमल स्पेशल अटायर क्या था। हाउ वाज एम हेमल ड्रेस्ड ऑन द लास्ट डे एंड द डे ऑफ द लास्ट लेसन। तो इसका आंसर हो जाएगा उन्होंने क्या पहना था। एम हेमल वॉज वेयरिंग हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, ए फ्रिल्ड शर्ट एंड एन एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक silk cap. All of these items were strictly part of his formal attire. He usually wore his special outfit only on inspection days or prize distribution ceremonies. He wore it that day to show honor and deep respect for his last French lesson. ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर सी। व्हाट डज जॉन रॉन्ट्री से अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुवाहाटी, इज़ इट ट्रू टुडे। तो जॉन रॉन्ट्री गुवाहाटी के बारे में क्या बोलते हैं, उनका जो चैप्टर है उस चैप्टर में मेमोरीज ऑफ छोटा साहिब।
John Rountree highlighted Guwahati as the primary gateway to Assam and a vital part of entry for all travelers moving into the region. From his riverside bungalow, he observed its strategic position on the Brahmaputra connecting remote districts. Relevance today, yes, this statement remains entirely true today. Guwahati continues to serve as the chief commercial, transport and educational hub of Northeast India. तो जॉन रॉन्ट्री ने भी बोला है कि गुवाहाटी वॉज द गेटवे ऑफ आसाम, अभी भी ये गेटवे ऑफ आसाम ही है. फ्रॉम हिज रोड साइड बंगलो ही ऑब्जर्व द स्ट्रेटेजिक पोजिशन ऑन द ब्रह्मपुत्र कनेक्टिंग रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स. तो उन्होंने गुवाहाटी के बारे में जो उस टाइम पे ऑब्जर्व किया था कि गुवाहाटी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन होल्ड करता है ऑन द ब्रह्मपुत्र कनेक्टिंग रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स, एंड ब्रह्मपुत्र के थ्रू रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है गुवाहाटी. ये आज भी रिलेवेंट है. ऐसा नहीं है कि आज ब्रह्मपुत्र के थ्रू हम लोग बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये आज भी रिलेवेंट है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अंडरस्टैंडिंग द मार बोट. मार बोट ये हाउ इज़ अ मार बोट एंड व्हाट इज़ अ मार बोट एंड हाउ इज़ इट ऑपरेटेड. मार बोट क्या है और ये ऑपरेट कैसे होता है. तो इसका आंसर है, ए मार बोट वॉज ए स्पेशलाइज्ड रिवर फेरी कंसिस्टिंग ऑफ अ वुडन प्लैंक. उसमें क्या होता है, वुडन प्लैंक होता है, प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस टू ओपन वुडन कैनन्स और बोट्स प्लेस्ड साइड बाय साइड. तो वुडन प्लैंक्स के थ्रू एक बोट क्रिएट किया जाता है, उसको बोलते हैं मार बोट, जो कि प्लेस्ड होता है साइड बाय साइड. वर्किंग मैकेनिज्म, इट वाज ऑपरेटेड अर्लियर बाय पैडलिंग और बाय कनेक्टिंग इट वाया ए स्लाइडिंग हार्नेस. तो कभी कभी पहले ये पैडल करके भी चलाया जाता था और कभी कभी वाया अ स्लाइडिंग हार्नेस टू ए केबल स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रिवर. तो कभी कभी ये केबल के थ्रू भी होता था. इट वाज प्रोपेल्ड एफिशिएंटली बाय यूटिलाइजिंग द फोर्स ऑफ नेचुरल वाटर करंट. और ये नेचुरल जो वाटर करंट होता है ना रिवर का, उसके मतलब हेल्प से भी इसको प्रोपेल किया जाता था. साहेब एट द टी स्टॉल, ये जो है इसका क्वेश्चन यहाँ पे है ई नंबर. इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. एक्सप्लेन. नो, साहेब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. क्यों? क्योंकि वो अभी यहाँ पे 800 रुपये कमा तो रहा है, लेकिन उसने अपना इंडिपेंडेंस खो दिया है. ऑल्दो ही अर्न्स 80 रुपीज़ एंड गेट्स ऑल हिज मिल्स, ही हैज़ लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक एंड फ्रीडम. द हेवी स्टील canister feels heavier than his plastic rag picking bag because the canister belongs to the tea stall owner, whereas the bag was his own. और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एफ. ग्लास मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री. तो फिरोज़ाबाद में जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री है ना, जो जहाँ पे मतलब मुकेश रहता था, वो हमारे लॉस्ट स्प्रिंग वाला जो चैप्टर है वहाँ पे जो मुकेश वाला पोर्शन है वहाँ पे होता है ना कि बेंगल मेकिंग फैक्ट्रीज़, वहाँ पे बेंगल मेकर्स रहते थे, वो लोग बेंगल मेकिंग करते थे. तो वहाँ पे बेंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में काम करने का हैजर्ड्स क्या क्या थे, क्या क्या नुकसान होती थी. वर्कर्स लेबर इन स्मॉल डार्क अनवेंटिलेटेड सेल्स विद हाई फर्नेस टेम्परेचर्स. तो वहाँ पे जो वर्कर्स होते थे ना, वो लोग कुछ कुछ तो चाइल्ड लेबर्स भी थे और कुछ कुछ तो ठीक है वो लोग एडल्ट थे, लेकिन दे हैड टू वर्क इन अ स्मॉल डार्क अनवेंटिलेटेड सेल. एक स्मॉल छोटा सा डार्क वेंटिलेशन जहाँ पे ना हो, हवा जहाँ पे ना हो, ऐसे सेल में, ऐसे रूम में हाई टेम्परेचर में वो लोग काम करते थे. ग्लास डस्ट ड्यूरिंग पॉलिशिंग सीवियरली डैमेजेस आइज कॉजिंग अर्ली ब्लाइंडनेस. तो क्या होता था, ग्लास से जो डस्ट निकलता था ना, वो डस्ट उन लोगों की आँखों में जाके उनकी आँखों को बहुत सीवियरली डैमेज कर देता था और कभी कभी वो लोग ब्लाइंड भी हो जाते थे. प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल एक्सपोजर लीड्स टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस. और वो लोग जो यहाँ पे साल मतलब ईयर आफ्टर ईयर वो लोग जो वहाँ पे काम करते थे, उसकी वजह से उनको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी होती थी और हेल्थ डैमेज भी होता था उन लोग का. अभी नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ चंपारण 13G. वाई वॉज द चंपारण एपिसोड सो सिग्निफिकेंट इन गांधीज पॉलिटिकल कैरियर. ये है हमारे इंडिगो चैप्टर से. यहाँ पे गांधी जी के जो फर्स्ट जो चंपारण एपिसोड था, उस एपिसोड के बारे में यहाँ पे बोला गया है. फर्स्ट इंडियन
1916 वाला जो एपिसोड जो कि बोला जाता है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का पहला एपिसोड ये है। द चंपारण एपिसोड मार्क द फर्स्ट सक्सेसफुल विक्ट्री ऑफ सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस। तो इसको बोला जाता है कि ये चंपारण एपिसोड जो है ये सबसे पहला विक्ट्री था ऑफ सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस करके विक्ट्री मिलने वाला ये पहला एपिसोड था इन इंडिया। इट लिबरेटेड पुअर peasants from their age-old fear of British landlords and demonstrated that British authority could be challenged peacefully। तो इसने क्या किया था, पुअर पेजेंट्स को क्या किया था, जो डर था उनके अंदर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को लेके, उस डर से पुअर पेजेंट्स को निकाला था और ये दिखाया था कि ब्रिटिश अथॉरिटी को भी हम चैलेंज कर सकते हैं और वो भी पीसफुली, और उनको मानना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो लोग पावरफुल है तो हम लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उनको मानना भी पड़ेगा, वो लोग उतने भी पावरफुल नहीं है। तो ये एपिसोड था जिसने यहाँ के पुअर पेजेंट्स में ये करेज मतलब लाने में बहुत एक बड़ा काम किया था। गांधी एंड राजकुमार शुक्ला, वाई वॉज गांधी इम्प्रेस्ड विद राजकुमार शुक्ला। अभी यहाँ पे जो एक पुअर पेजेंट था जो गया था गांधी के पास हेल्प मांगने, तो गांधी उस पेजेंट से कैसे इतना इम्प्रेस हो गए कि वो हेल्प करने चंपारण पे आ गए। क्योंकि गांधी ने बोला था पहले जब वो राजकुमार शुक्ला से मिले थे ना, उन्होंने चंपारण के बारे में कभी सुना भी नहीं था, फिर भी वो उनके साथ आ गए थे। Rajkumar Shukla was an illiterate sharecropper who traveled to Lucknow to meet Gandhi. He was firmly determined to secure justice for the oppressed peasants of Champaran. Despite Gandhi's busy schedule across Kanpur, Ahmedabad and Calcutta, Shukla accompanied him everywhere for months until Gandhi agreed to visit Champaran. तो शुक्ला में जो डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस थी ना, उस परसिस्टेंस की वजह से एंड फर्मनेस की वजह से गांधी मतलब शुक्ला से इम्प्रेस हो गए। गांधी ने तो पहले शुक्ला को मना ही किया था, लेकिन गांधी ने जब देखा कि शुक्ला बहुत डिटरमाइंड है और वो इलिटरेट होने के बावजूद भी इन पेजेंट्स को, जहाँ जिन लोगों के साथ यहाँ पे मतलब अत्याचार हो रहा है, उन लोगों को उनका हक दिलाने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए वो लड़ना चाहता है। तो ये देख के गांधी बहुत इम्प्रेस हो गए। गांधी के पास उतना भी टाइम नहीं था, उनका मतलब एक के बाद एक अपॉइंटमेंट था कहीं ना कहीं पे, कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, बहुत जगह पे उनकी बहुत कामें पेंडिंग हुई पड़ी थी, लेकिन वो जहाँ पे भी जा रहे थे शुक्ला उनको कंपनी कर रही थी, उनके पीछे पीछे जा रहा था, शुक्ला कंपनी कर रहा था। तो इसलिए गांधी भी इम्प्रेस हो गए और बाद में वो शुक्ला के साथ चंपारण आ गए। नेक्स्ट है हमारा 13I, डिड सोफी रियली मीट डेनी केसी, विच वॉज द ओनली ओकेशन व्हेन शी सो हिम इन पर्सन। तो ये हो गया हमारा गोइंग प्लेसेस वाला चैप्टर से, जहाँ पे डेनी केसी, सोफ़ी, देन जैंसी ये करेक्टर्स है। तो सोफ़ी कभी उससे डेनी केसी से मिलता नहीं है। नो, सोफ़ी डिड नॉट एक्चुअली मीट डेनी केसी, हर क्लेम वाज ए प्योर फिगमेंट ऑफ हर डे ड्रीमिंग इमेजिनेशन। वो बोलता है कि वो फुटबॉल स्टार डेनी केसी से मिली है और उन लोग का कुछ सीक्रेट डेट होने वाला है, लेकिन वो सब मतलब वो ख्याली पुलाव थे और कुछ नहीं, वो डे ड्रीमिंग कर रही थी। द ओनली रियल एनकाउंटर, बस एक ही बार वो उससे मतलब इन रियलिटी उसने उसको देखा था। द ओनली ओकेशन शी सो कैसी इन पर्सन वॉज फ्रॉम द स्पेक्टेटर स्टैंड्स, जहाँ पे बैठ के ड्यूरिंग ए सैटरडे फुटबॉल मैच वाइल वॉचिंग यूनाइटेड प्ले, जहाँ पे बैठ के वो और उसके फैमिली, डेनी केसी और उसका जो टीम था यूनाइटेड, उसको फुटबॉल खेलते हुए देख रहे थे। वही एक इंसिडेंट था, वही मतलब फील्ड पे, फुटबॉल फील्ड पे बैठ के जो उसने दूर से डेनी केसी को देखा था खेलते हुए, वही एक रियल एनकाउंटर था। इसके अलावा वो कभी भी डेनी केसी से नहीं मिली थी। तो ये हो गया हमारा, ये पोर्शन भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आ गया है हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो ये ब्रॉड क्वेश्चंस है। तो यहाँ हमें 14A में मिल रहा है ये क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। तो बर्लिन से जो ऑर्डर आता है ना कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, इस ऑर्डर के बाद क्या चेंजेस आते हैं स्कूल में। तो इमीडिएट चेंजेस क्या था, टोटल बैन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इन अल्सेस एंड लॉरेन, स्कूल एटमॉस्फेयर टर्न्ड एज क्वाइट एंड सोलम एज ए संडे मॉर्निंग, नो यूजुअल नॉइज
noisy commotion, opening of desks or lessons shouted in unison. तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बच्चे भी शांत थे, एटमॉस्फेयर भी बहुत क्वाइट हो गया था और पूरा फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाना पूरा बैन हो चुका था। इमोशनल इम्पैक्ट क्या था कि एम हेमल और हिज फॉर्मल सेरेमोनियल संडे क्लॉथ, एम हेमल अपने स्पेशल क्लॉथ में आए थे क्योंकि उनका ये लास्ट क्लास था, क्योंकि वो फ्रेंच टीचर थे। बैक बेंचर्स ऑक्यूपाइड बाय रिमोर्सफुल विलेज एल्डर्स, और क्या था कि बैक बेंचर्स में विलेज ओल्डर्स आके बैठे हुए थे, हाउसर, फॉर्मर मेयर, ये सब आके बैठे हुए थे। स्पार्क्ड इमीडिएट पेट्रियोटिज्म एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर नेटिव फ्रेंच मदर टंग, और उनमें बहुत पेट्रियोटिज्म आ चुकी थी उस दिन, और वो अपने जो लव एंड रिस्पेक्ट है फॉर देयर मदर टंग फ्रेंच वो एक्सप्रेस कर रहे थे। हर कोई अपने अपने तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहे थे। नेक्स्ट हो गया हमारा कॉज चेंजेस कॉज्ड बाय बर्लिन ऑर्डर, और क्या क्या चेंजेस थे यहाँ पे। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट अ सडन सोम्बर शिफ्ट टू द school in Alsace. It banned the teaching of French, decreeing that only German would be taught henceforth. This shock transformed the atmospheric quiet into that of a Sunday morning. The usual hustle, desk rattling, the chanting were missing. M. Hamel wore his formal Sunday attire, green coat, frilled shirt, and embroidered black silk cap. Benches, usually empty, were filled with village elders like Hauser, sitting silently in regret. M. Hamel delivered his final lesson with unprecedented patience, rousing a passionate surge of patriotism among the villagers. तो ये हो गया जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, उसी पोएम को एक अच्छे से मतलब नाइसर वे में यहाँ पे लिख के दिया गया हुआ है। तो आप लोग ये की पॉइंट्स याद रख के भी खुद से बना सकते हो, और अगर आपको लगे कि आपको इसी तरह से लिखना है तो इसी तरह से भी आप लोग लिख सकते हो। एक ही बात मतलब दोनों जगह पे है। फिर आपका आ जाता है ये हाउ डिड द चैंपियन एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पेजेंट्स। तो पहले आप की पॉइंट्स देख लीजिए, जिसको की पॉइंट्स से ही मतलब एक आइडिया हो जाएगा, वो लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स्ड टू रिफंड 25 कंपेंसेशन। तो चैंपियन एपिसोड से क्या हुआ, हाउ डिड द चैंपियन एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पेजेंट्स। तो चैंपियन एपिसोड जो हुआ था जहाँ पे गांधी गए थे पेजेंट्स को हेल्प करने, उसके बाद जो प्लाइट ऑफ पेजेंट्स है उनका जो दुर्दशा था, वो दुर्दशा कैसे मतलब ठीक हुआ, उसमें क्या मतलब सुधार आई। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, उन लोगों ने रिफ़ंड किया 25% कंपेंसेशन मनी, उन्होंने क्या किया, रिफ़ंड कर दिया, उन्होंने मनी रिफ़ंड किया। ब्रोकन लैंडलॉर्ड हेजिमनी, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम परमानेंटली एबॉलिश। तो लैंडलॉर्ड हेजिमनी भी मतलब एकदम ब्रेक हो गया, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम भी परमानेंटली एबॉलिश हो गया। पेजेंट्स बिकेम एक्चुअल ओनर्स ऑफ देयर एग्रीकल्चरल लैंड्स, और पेजेंट्स भी ओनर बन गए जो पहले टेनेंट्स थे। सोशल एम्पावरमेंट क्या हुआ, फर्स्ट ट्रियम्फ ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, पहला जीत था सत्याग्रह का। इराडिकेटेड सेंचुरीज ऑफ फियर एंड पैसिव सबमिशन एमंग पेजेंट्स, और इनिशिएटेड प्राइमरी स्कूल्स, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन अक्रॉस चंपारण। अभी आप लोग देख लीजिए इसको कैसे लिखा गया हुआ है। तो दिया हुआ है द चंपारण एपिसोड प्रूव टू बी ए पिवोटल टर्निंग पॉइंट इन ऑल्टरिंग द प्लाइट ऑफ पुअर पेजेंट शेयर क्रॉपर्स। तो इनका जो प्लाइट था पुअर पेजेंट्स का, जो दुर्दशा थी, वो चेंज करने में, उसमें टर्निंग पॉइंट लाने में एक पिवटल रोल प्ले किया है चंपारण एपिसोड ने। अंडर महात्मा गांधीज लीडरशिप, civil disobedience achieved its first victorious milestone in modern India. The British landlords were forced to surrender 25% of the compensation money gathered unfairly from peasants. जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया था, ठग्स बुला के, धमकी दे के एक्वायर किया था फ्रॉम द पुअर पेजेंट्स, उस इलीगली एक्वायर्ड मनी का 25% एज कंपेंसेशन उनको रिटर्न करना पड़ा। ब्रेकिंग देयर मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी, तो वो लोग जो मतलब एक जो मिथ था ब्रिटिश को लेके कि ये लोग तो इनविंसिबल है, कोई नहीं जीत सकता इनको, तो वो मिथ ब्रेक डाउन हो रहा था कि नहीं, इन पर भी जीत हासिल किया जा सकता है। मोर सिग्निफिकेंटली इट लिबरेटेड द इलिटरेट पेजेंट्स फ्रॉम सेंचुरीज ऑफ डीप रूटेड फियर एंड एपैथी। तो इसने क्या किया था, ये जो इलिटरेट पेजेंट्स हैं उनको लिबरेट किया था फ्रॉम द सेंचुरीज ऑफ डीप रूटेड फियर,
ये जो पेजेंट्स हैं वो बहुत सालों से ब्रिटिश के डर में थे, लेकिन उनमें से वो डर निकालने में बहुत हाथ था ये चंपारण एपिसोड का, जिसमें गांधी जी ने लीडरशिप किया था। इंस्टॉलिंग सेल्फ रिलायंस, करेज एंड अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स। और उनमें क्या इंस्टिल किया गया, उनमें इंस्टिल किया गया कि यू पीपल आर सेल्फ रिलायंट, यू कैन डू वट एवर यू फील इज़ राइट फॉर यू। तो उनको ये फील कराया गया कि देखो आपके लिए जो राइट है, जो राइट आप लोगों को मिलना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, फ़ाइट भी करना चाहिए, और आप लोगों के पास करेज भी है। It also paved the way of vital social, educational and medical reforms across चंपारण विलेज। नेक्स्ट आ गया हमारा डिस्क्राइब द मिजरेबल प्लाइट ऑफ द पीपल ऑफ फिरोज़ाबाद। तो ये आ गया हमारा लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से, जहाँ पे फिरोज़ाबाद के ऊपर क्वेश्चन है कि फिरोज़ाबाद में जो लोग हैं जो बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं उनका दुर्दशा, उनको कैसे हालात में रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है। हेल्थ एंड लिविंग हैज़र्ड्स, हेल्थ का हैज़र्ड्स तो है ही, और सोशियो इकोनॉमिक ट्रैप, वर्क इन डार्क अनवेंटिलेटेड सेल्स, तो उनको काम करना पड़ता है एक डार्क स्मॉल अनवेंटिलेटेड सेल में। हाई हीट एंड ग्लास डस्ट कॉज अर्ली लॉस ऑफ आईसाइट, तो हाई हीट और ग्लास डस्ट से उनका आइज़ डैमेज हो जाता है। फैमिलीज़ लिव इन स्टिंकिंग लेन्स क्लॉग्ड विद गार्बेज। एंड सोशियो इकोनॉमिक ट्रैप में क्या है, एक्सप्लॉयटेड बाय द रूथलेस नेक्सस ऑफ साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिस। वो एक ट्रैप में फंस गए हैं, साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब के मतलब एक ट्रैप में फंस गए वो लोग। इस बेंगल मेकिंग ट्रेडिशन से बाहर ही निकल नहीं पा रहे हैं। ट्रैप्ड इन एंसेस्ट्रल कास्ट ऑफ ऑब्लिगेशन विद नो एजुकेशन, वो लोग एजुकेशन भी हासिल नहीं कर पा रहे। लैक ऑफ इनिशिएटिव और करेज टू ऑर्गेनाइज इनटू कोऑपरेटिव, और उनके पास कोई करेज भी नहीं है, कोई इनिशिएटिव भी वो लोग नहीं ले पा रहे हैं, और वो लोग अपने आप में भी मतलब कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी देख लीजिए आंसर क्या है। द पीपल ऑफ फिरोज़ाबाद लिव इन ट्रैजिक abysmal condition under the relentless grip of traditional glass Bengal making. Generations of families work in dingy, ill-ventilated hovels near shearing furnaces without proper light or air। तो वो लोग क्या करते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन दे आर वर्किंग इन स्मॉल डिंजी सेल्स, और जहाँ पे प्रॉपर लाइट एंड एयर का फैसिलिटीज़ भी नहीं है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हीट टेम्परेचर, तो वो लोग यहाँ पे काम करते हैं बहुत लंबे टाइम तक। इसलिए क्या होता है, ये जो एक्सपोजर टू हॉट टेम्परेचर है और ग्लास डस्ट है, इनकी वजह से क्या होता है, उनका आई डैमेज हो जाता है, और कभी कभी दे बिकम ब्लाइंड बिफोर एडल्टहुड से पहले ही दे बिकम blind। Families remain trapped in extreme poverty due to a vicious circle of corrupt middlemen। और families क्या करते हैं, ये जो families है bengal making families, they remain trapped in extreme poverty। वो लोग trapped हो जाते हैं extreme poverty में due to the vicious circle of corrupt people। तो there are so many corrupt people, और these corrupt people trap these poor families into this in this extreme poverty-stricken condition, and entangled in stultifying caste traditions. The youth lack education and opportunity, resigning themselves to a destiny of endless hardship and oppression। नेक्स्ट आ गया हमारा ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन 15A। ये सेक्शन ए विस्तास बुक से है, कैरेक्टर स्केच ऑफ टाइगर किंग। तो हमें टाइगर किंग के कैरेक्टर स्केच के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो इसका देख लीजिए। सर जिलानी जंगजंग बहादुर, तो यहाँ पे जानी सत्तम लिखा गया है, ये रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नाम है जिलानी, ये जो जानी सत्तम कुछ एक लिखा गया है, ये नहीं लिखना चाहिए था। तो ये होना चाहिए था जिलानी जंगजंग बहादुर, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, वाइडली नोन एज द टाइगर किंग, वाज एन एक्सेंट्रिक ऑटोक्रेटिक एंड स्टर्बन रूलर। वो बहुत ही स्टर्बन एंड एक्सेंट्रिक रूलर थे, वो जो उनके दिमाग में आता था वो करते थे। ड्रिवन बाई एन एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसी दैट अ टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, ही डिवोटेड हिज लाइफ
entire life to killing 100 tigers to prove the prediction wrong। तो उनको किसी एक एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया था कि आपका डेथ तो टाइगर के थ्रू होगा। तो उनके बाद उन्होंने ये उनके लाइफ का पूरा मिशन बना लिया था कि उनको क्या करना है, 100 टाइगर्स किल करना है उनके लाइफ में, क्योंकि प्रेडिक्शन में बोला गया था कि यू कैन किल अप टू 99 टाइगर्स बट यू शुड बी केयरफुल विथ 100 टाइगर, कि 100 टाइगर से आपको ज़्यादा खतरा है। His obsession revealed extreme vanity and tyranny. He banned tiger hunting for everyone else, threatened officials with job loss, doubled land taxes in fits of rage, and even married a princess whose state possessed a large tiger population। तो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया टाइगर मारने के लिए, टाइगर मतलब निकालने के लिए भी। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो टाइगर हंटिंग बैन किया फॉर एवरीवन एल्स। उन्होंने बोला कि ओनली द किंग कैन हंट टाइगर्स, और अगर उन्होंने कभी भी किसी को देख लिया कि वो लोग टाइगर हंट कर रहे हैं तो उनको बहुत मतलब तगड़ा पनिशमेंट वो देते थे। तगड़ा मतलब पनिशमेंट भी क्या, मतलब पूरा सूली पर चढ़ा दो, इस टाइप का मतलब उनका था कि कोई नहीं मार सकता टाइगर्स एक्सेप्ट मी द किंग। थ्रेटेंड ऑफिशियल्स विद जॉब लॉस, ऐसा भी बोला गया था कि आप लोग अगर मुझे टाइगर ढूंढ के ना दे पाओ, आप लोगों का जॉब ख़त्म। तो उनके राज्य में उन्होंने ये भी किया था कि टैक्स भी डबल कर दिया गया था, क्योंकि उनको टाइगर्स नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने ये कह दिया था कि जब तक मुझे टाइगर ढूंढ के नहीं दोगे, जब तक मुझे टाइगर नहीं मिलेगा, तुम लोग मुझे डबल टैक्स दो। मतलब उनको लगा कि उनके जो मतलब प्रजा है वही उनको टाइगर ढूंढ के दे, और अगर वो नहीं दे पा रहे तो फिर उनको टैक्स मतलब दुगना देना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया था, इवन उन्होंने शादी भी किया था ऐसे एक राज्य में जहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स प्रेजेंट थे। डिस्पाइट हिज रॉयल स्टेटस ही रिमेन्ड डीपली सुपरस्टिशियस एंड अटरली इनडिफरेंट टू द वेलफेयर ऑफ हिज किंगडम। और वो अपने किंगडम के वेलफेयर को लेके बिल्कुल भी मतलब टेंस्ड नहीं थे। वो बस एक ही चीज़ को लेके कंसर्न थे, वो था कैसे उन्हें टाइगर मिलेगा और वो कैसे 100 टाइगर्स हंट करेंगे। Ironically, after hunting 99 live tigers, his fatal blow came not from a ferocious beast, but from an infection caused by a silver of a poorly curved wooden toy tiger। तो ये बहुत आयरनिकल है कि उन्होंने लाइव 99 टाइगर्स किल किए, लेकिन उसके बावजूद उनका डेथ आया तो आया किस टाइगर से, एक वुडन टॉय टाइगर से, जिससे वो उनके बेटे के साथ खेल रहे थे, जिसको उन्होंने गिफ्ट किया था अपने बेटे को। और खेलते खेलते उनके हाथ में कुछ एक पियर्स हो गया, एक सिल्वर पियर्स हो गया, और उसी से उनको इन्फेक्शन हो गया और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। तो ये बहुत आयरनिकल था कि जो वो अपने पूरा लाइफ उन्होंने लगा दिया लाइव टाइगर्स मारने में, वहाँ उनकी डेथ हो गई एक वुडन टॉय टाइगर से। Kalki uses his tragicomic character to satirize the arrogance and helplessness of rulers in power। तो ये हो गया हमारा टाइगर किंग का करेक्टर स्केच। नेक्स्ट आ गया हमारा कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट जितकलासा एंड बामा। तो देख लीजिए, ये एक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आप लोग ध्यान रखिए, याद करके रखिए, तो आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी आंसर करने में। देखिए पैरामीटर क्या है, सोशल जस्टिस, और जितकलासा और बामा ये दो डिफरेंट करेक्टर्स के। हमारे पास एक चैप्टर से मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, उसमें दो पार्ट है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो पहला जो पार्ट है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, उसका मेन करेक्टर है जितकलासा, और जो दूसरा पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, इसके मेन करेक्टर है बामा। तो दोनों में कुछ कंपेयर एंड कंट्रास्ट तो है, तो देख लीजिए क्या क्या है। सोशल इंजस्टिस के मामले में दोनों में क्या कंपेरिजन है, रेशियल एंड कल्चरल ऑपरेशन ऑफ नेटिव अमेरिकन्स। जितकलासा के मामले में उन्होंने क्या फेस किया, रेशियल एंड कल्चरल ऑपरेशन ऑफ नेटिव अमेरिकन्स। एंड बामा के मामले में वहाँ पे क्या था, बामा वॉज एन इंडियन पर्सन, इंडियन गर्ल, and she faced caste-based untouchability and social inequality in Tamil Nadu. She was a South Indian woman, और उन्होंने क्या फेस किया था, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, ये सब फेस किया था। इमोशनल रिएक्शन में क्या है देखिए, डीप एंग्विश, लॉस ऑफ डिग्निटी एंड फिजिकल रिबेलियन। तो जितकलासा के मामले में डीप एंग्विश है, लॉस ऑफ डिग्निटी है, और बामा के मामले में क्या है, इनिशियल अम्यूजमेंट टर्न्ड इनटू डीप एंगर। तो इनिशियली शी वाज अम्यूज्ड टू सी दैट some people treat other people in a very different way। तो ये देख के उसको पहले अम्यूज़मेंट होता है, लेकिन बाद में ये एक डीप एंगर एंड इंडिग्नेशन के रूप में उनके सामने आता है कि ये एक्चुअली एक बहुत ही इंसल्टिंग चीज़ है कि
जो कुछ पीपल हैं जो खुद को हायर कास्ट के समझते हैं वो लोग दूसरे पीपल को किस तरह से मतलब ट्रीट करते हैं, और जो भी ट्रीट करे वो एक्चुअली कुछ अच्छी बात नहीं है, वो बुरी बात है. Mode of resistance: resisted forcibly when her long hair was shorn. रोट मेमोइर्स. तो क्या किया था चित्रकला ने, जब उसके हेयर को शॉर्ट किया गया था, कट किया गया था, शिंगल किया गया था, तो उसने रेजिस्ट किया था फोर्सिबली. और बामा ने क्या किया, उसने फॉलोड हर ब्रदर्स एडवाइस टू एक्सेल इन एजुकेशन. उसके भाई ने उसको एडवाइस किया था कि देख हमारी सोसाइटी में ना हमें कोई इज़्ज़त नहीं मिलने वाली जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे. तो उन्होंने अपने भाई के एडवाइस को बहुत ही मतलब अच्छे से फॉलो किया और उन्होंने एजुकेशन हासिल की. बाद में उनको बहुत रिस्पेक्ट मिली. अल्टीमेट मैसेज क्या है यहाँ पे दोनों पार्ट में से? एक्सपोजर्स इंस्टीट्यूशनल एफर्ट टू इरेज इंडिजिनस कल्चर डेमोन्स्ट्रेट्स एजुकेशन एज अ वेपन टू डिसमेंटल कास्ट बैरियर. तो पहले वाले पार्ट में हमें ये दिखाई देता है कि किस तरह से इंडिजिनस कल्चर जो थे, जो नेटिव अमेरिकन के जो इंडिजिनस कल्चर थे उसको किस तरह से मिशनरीज़ ने क्या किया था, मतलब इरेज करने का ट्राई किया था. और बामा वाले पार्ट में हमें दिखाई देता है कि किस तरह से एजुकेशन एक वेपन की तरह काम करता है कास्ट बैरियर्स को डिसमेंटल करने में. तो अब हम देखते हैं आंसर क्या लिखा गया हुआ है. बोथ Jitkalasa and Bama present autobiographical accounts highlighting the pain of social discrimination experienced during childhood. Jitkalasa, a Native American girl, suffered cultural subjugation at the Carlisle Indian School, where her long hair was forcibly shorn, an act that shattered her identity and reduced her to a feeling of a wooden puppet. तो वो एक नेटिव अमेरिकन थी, वो एक मिशनरी स्कूल में आ गई थी पढ़ने के लिए और वहाँ पे वो सब्जुकेटेड फील कर रही थी क्योंकि उसका कुछ एक उसका कल्चर अलग है, उसके पहनावा, ड्रेसिंग स्टाइल, उसका मतलब सब बोलचाल सब कुछ अलग था. लेकिन जैसे ही उसको यहाँ पे लाया गया, मिशनरीज़ ने अपने हिसाब से उसको ट्रीट करना शुरू कर दिया. उन्होंने अपने हिसाब से उसके लॉन्ग हेयर को कट कर दिया, शॉर्ट कर दिया, अपने हिसाब से ड्रेसअप भी करवाने लग गए. तो वो उसके लिए बहुत एक गंदा एक्सपीरियंस था कि उनको ऐसा फील हुआ जैसे कि वो वुडन पपेट है, वो जैसे चाह रहे हैं वैसे कर रही है और वो वहाँ पे कुछ रेजिस्ट भी नहीं कर पा रही है. In contrast, Bama, a Dalit girl in Tamil Nadu, witnessed the humiliation of caste untouchability when an elder carried a snack packet by a string to avoid polluting upper caste people. और दलित वुमेन बामा, उन्होंने क्या किया था, ये इंडियन वुमेन है, उन्होंने इंडिया में ही एक जगह पे ये वो अपने स्कूल से रिटर्न कर रही थी तो उन्होंने ये चीज़ विटनेस किया, देखा कि एक एल्डर वुमेन फ्रॉम हर कम्युनिटी, उनके कम्युनिटी से ही एक एल्डर वुमेन ने एक स्नैक पैकेट क्या किया था, स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ था और एक अपर कास्ट इंसान को वो दे रहा था, लेकिन इस तरह से पकड़ा था ताकि वो टच भी ना करे. तो चित्रकला को पहले देख के बहुत हंसी आई, उसको बहुत मतलब फ़नी लगा ये, लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि ये एक्चुअली बहुत बुरी बात है क्योंकि ये जो अपर कास्ट इंसान है वो हर काम इस लोअर कास्ट से करा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम उस लोअर कास्ट को बहुत ही मतलब इन्फीरियर भी फील करा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है. चित्रकला फेल्ट immediate anguish and physically struggled against her oppressors. Bama felt initial amusement before realizing the indignity after her brother Annan explained it. Guided by Annan, Bama used academic excellence to earn respect, whereas Jitkalasa used literature to expose cultural eraser. Both women successfully transformed their childhood scars into powerful voices against systematic inequality. तो ये हो गया हमारा 15C में है सिग्निफिकेंस ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ उरुका. उरुका क्या है? ग्रैंड फीस्ट है, वो भोज है. ऑन द ईव ऑफ माघ बिहू, कम्युनिटी मेंबर्स गैदर टू कुक एंड शेयर अ लेविश फीस्ट यूजिंग फ्रेश राइस, फिश, मीट एंड ट्रेडिशनल स्वीट्स लाइक पीठा, लाड़ू. भेलाघर एंड मेजी क्या होता है, वो उरुका का मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. यंग बॉयज़ बिल्ड टेम्पररी हट्स, भेलाघर, एंड टॉल स्ट्रक्चर्स, टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर्स, मेजी, इन हार्वेस्टेड fields using bamboo, straw and thatch to spend the celebratory night.
sacred fire ritual. Early the next morning, the Meji and Bhelaghar are set ablaze. उसको आग लगाया जाता है उसमें. Offering prayers to Agni और pray किया जाता है अग्नि देवता का for peace, warmth and agricultural prosperity. और prosperity and peace and warmth के लिए pray किया जाता है. देख लीजिए अभी आंसर क्या है यहाँ पे. उरुका इज़ द वाइब्रेंट ईव ऑफ माघ बिहू, द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम दैट मार्क्स द एंड ऑफ द विंटर हार्वेस्टिंग सीजन. इट होल्ड्स immense socio-cultural significance as a celebration of abundance, harmony, and community togetherness after months of agricultural labor. On Uruka, women prepare traditional dishes including pitha, laru, chira and curd. तो पहले तो ये उरुका में क्या किया जाता है, ये सब बनाया जाता है. मेची घर, भेला घर, ये सब बनाया जाता है. और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है. और इसमें वुमेन folk क्या करते हैं, पीठा, लाड़ू, चीरा ये सब बनाते हैं. In the harvested fields, young boys construct temporary straw and bamboo structures called bhelagar and tall conical stacks known as mechi. Villagers gather in the bhelagar at night to enjoy a festive community meal, bhoj, prepared with newly harvested grains and fresh fish. The night is filled with warmth, songs and laughter around bonfires. At dawn, तो रात को किया जाता है, रात को इट इज़ फिल्ड विद वर्म सॉन्ग्स, मतलब वो वहाँ पे बैठते हैं, आग जलाते हैं, आग सेकते हैं, गाना गाते हैं और ऐसे ही मतलब हंसी मजाक करते हैं, वहाँ पे नाइट स्पेंड करते हैं, एन्जॉय करते हैं. एट डॉन द भैलागर एंड मेची आर लिट इन ए सेक्रेड रिचुअल डेडिकेटेड टू अग्नि. और सुबह को क्या किया जाता है, वो जो भैलागर या फिर मेची है उसको हम अग्नि को मतलब अग्नि प्रज्वलित करते हैं और अग्नि देवता के नाम पे हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, प्रे करते हैं. टू बर्न अवे ईविल एंड इन्वोक ब्लेसिंग्स. किस लिए प्रे करते हैं, टू बर्न द ईविल, मतलब हमारे लाइफ से, गाँव से, हमारे फैमिली से क्या करो, जितना भी ईविल जो भी है, ख़राब जो भी है वो मतलब आप प्लीज़ हटा दो और प्रॉस्परस कर दो हमारे फैमिलीज़ को, हमें और गाँव को, सब कुछ को. ब्लेसिंग्स फॉर एग्रीकल्चर बाउंटी एंड प्रॉस्पेरिटी. और एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी के लिए भी हम वहाँ पे क्या करते हैं, प्रे करते हैं. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग. तो इसका आंसर हो जाएगा, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड दैट द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल. सिंस द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर. ही वार्नड दैट द किंग मस्ट बी पर्टिकुलरली कॉशियस ऑफ द 100th टाइगर. तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था कि प्रिंस को क्या करना है, केयरफुल रहना है फ्रॉम द 100th टाइगर, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा खतरा है 100th टाइगर से. और वो जिस टाइम में जन्म लिए थे उस टाइम को बोला जाता है आवर ऑफ बुल. एंड अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर, बुल एंड द टाइगर्स आर एनिमीज, सो द किंग्स डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है. हाउ डिड द 100th टाइगर टेक इट्स रिवेंज ऑन द टाइगर किंग. तो हमें 100 टाइगर ने किस तरह से रिवेंज लिया था, इसका आंसर हम देख लेते हैं. 100 टाइगर वॉज अ टॉय टाइगर एंड इन्फेक्शन स्प्रेड हो चुका था और अल्टीमेटली जो डेस्टिनी को मंजूर था वही हुआ. तो किंग ने क्या किया था, द किंग बॉट अ चीप wooden tiger for his son's birthday. Its surface was rough with tiny wooden silvers protruding out. तो ये बहुत रफ था, उतना वेल फर्निश्ड अच्छे से मतलब उसको बनाया नहीं गया था, तो उसमें कुछ मतलब सिल्वर्स इधर उधर निकल रहे थे. One silver pierced the king's right hand. It developed into a severe suppurating sore that quickly spread across his entire arm. Despite surgery by expert surgeons, the king died. Thus, the inanimate 100 tiger accomplished its final revenge. तो इसी तरह से क्या हुआ, उनको इन्फेक्शन हो गया और बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने और एक्सपर्ट सर्जन्स ने सर्जरी भी की, लेकिन उनको बचा नहीं पाए. तो इसी तरह से 100 टाइगर ने अपना रिवेंज ले लिया. क्वेश्चन नंबर 16C. हु वॉज डॉक्टर सदाओ, वेयर वॉज हिज हाउस. तो इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सदाओ होकी वॉज एन एमिनेंट जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट वर्किंग ऑन अ डिस्कवरी टू क्लीन वुंड्स.
His house was built on a rocky Japanese coast, set well above a narrow surge, surrounded by bent pines, where he played as a boy. तो वो एक एमिनेंट जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट थे जिनका घर था ऑन अ रॉकी जापानीज कोस्ट, एक जापानीज कोस्ट के पास उनका घर था और वेल अबव अ नैरो बीच सराउंडेड बाई बेंट पाइन्स, और वहाँ पे बेंट पाइन ट्रीज थे और यहाँ पे वो एकदम बचपन से बड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड मिस्टर लैम्प ट्राई टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस एंड करेज इन डैडी। तो ये आ गया हमारा और एक चैप्टर का ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इस चैप्टर में हमें मिलता है मिस्टर लैम्ब एंड डेरी बोल के दो कैरेक्टर। जो मिस्टर लैम्ब होते हैं वो उनका एक पैर नहीं होता है और डेरी का फेस का एक साइड जला हुआ होता है। तो मिस्टर लैम्ब रिमाइंडेड डेरी दैट ही हैड 2 arms, 2 legs, eyes, ears and a brain like anyone else. He could achieve whatever he chose if he set his mind to it. तो डेरी जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था और उसको लगता था जैसे कि उसका जो बर्न फेस है उसके वजह से कोई उससे प्यार नहीं करता और वो कभी ज़िंदगी में आगे कुछ अच्छा कर नहीं सकता। तो पॉजिटिविटी इंस्टिल किया था मिस्टर लैम्ब ने यहाँ पे डेरी के अंदर, बोला था कि देखो तुम्हारे पास तो 2 हाथ, 2 पैर, आइज़, ईयर्स, ब्रेन सब कुछ है, तो तुम जो भी चाहो वो तुम कर सकते हो। ओवरकमिंग प्रेजुडिसेस, और उसको क्या बोला था, उसको इनक्रेज किया था डेरी को, बोला था कि ही इनक्रेज डेरी टू स्टॉप ड्वेलिंग ऑन हिज बर्न्ड फेस, इग्नोर पीपल्स क्रूअल रिमार्क्स एंड लुक एट द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड हिम विद ऑप्टिमिज्म एंड सेल्फ बिलीफ। उन्होंने बोला था कि लोगों की बातों को, क्रूअल रिमार्क्स को तुम इग्नोर करो और अपने बर्न्ड फेस को लेके ज़्यादा इतना नेगेटिव वे में मत सोचो, और बाहर जो ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड है उससे तुम ऑप्टिमिज्म, सेल्फ बिलीफ, ये सब मतलब एक्वायर करो। नंबर ई है जितकला। हाँ, वाई डिड जितकला सा फील अनकम्फर्टेबल इन द डाइनिंग रूम। Strict mechanical discipline. She was unfamiliar with the rigid system of eating by command, pulling chairs at one bell, sitting at the next and eating at the third. तो ये जो ईटिंग बाय कमांड, ये जितकला सर के लिए बहुत अनफेमिलियर एक सिस्टम थी और इसीलिए वो वहाँ पे कोप अप नहीं कर पा रही थी। कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस, बीइंग अंडर द कंटिन्यूअस स्टर्न गेज ऑफ ए पेल फेस वुमन मेड हर फील डीपली अनकम्फर्टेबल एंड सेल्फ कॉन्शियस। उसको लग रहा था जैसे कि वो एक कंस्टेंट सर्वेलेंस में है और एक पेल फेस वुमन उसको हमेशा एक स्टर्न गेज दे रही है, मतलब वो जो गेजिंग है ना उस पेल फेस वुमन की, जो स्टीयरिंग है वो उसको अनकंफर्टेबल कर रही थी। कल्चरल शॉक एंड एलियनेशन, द फोर्स्ड लॉस ऑफ हर नेटिव फ्रीडम एंड रिजिड रूल्स मेड हर फील थरोली ह्यूमिलिएटेड एंड आउट ऑफ प्लेस। तो उसके ऊपर जो फोर्स्ड लॉस ऑफ नेटिव फ्रीडम एंड रूल्स इम्पोज किए गए थे, उसके ऊपर कुछ रूल्स एंड कल्चर ये सब इम्पोज किए गए थे फोर्सफुली, तो ये उसके लिए ह्यूमिलेटिंग था और वो आउट ऑफ प्लेस फील कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ, वाई डिड बामा फील टेरिबली सैड एंड प्रोवोक्ड। The humiliating incidents. Bama saw a respected elder of her community carrying a packet of vadais by its string without touching it to avoid polluting it for an upper caste landlord. तो ये बामा के लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग था जब उसने ये देखा कि उसके ही कम्युनिटी के किसी एक इंसान कोई एक इंसान क्या कर रहा है, वो एक वडाइस के पैकेट को जैसे कि पकौड़े होते हैं ना, पकौड़े के पैकेट को वो उस स्ट्रिंग से उठा के लेके जा रहा है और वो उसी तरीके से एक अपर कास्ट पर्सन को वो मतलब दे भी रहा है। वो उसको उस बड़ाइस के पैकेट को डायरेक्टली टच नहीं कर रहा है क्योंकि वहाँ मतलब उस सोसाइटी में, बामा की सोसाइटी में ये एक चीज़ थी कि वो लोग सोचते थे जैसे कि बामा या फिर उसके कम्युनिटी के लोग, वो लोग लोअर कास्ट है और अगर दूसरे इंसान को वो लोग छू लेंगे तो दूसरे इंसान पोल्यूटेड हो जाएंगे। हर रेजोल्यूशन, लर्निंग फ्रॉम हर ब्रदर अन्नान about social discrimination, she felt deeply saddened and angered by untouchability, motivating her to excel in studies to gain respect. तो जब पहले ब्राह्मण ने ये इंसिडेंट देखा तो उसको ये समझ में नहीं आया, उसको रदर फनी लगा ये, लेकिन जब उसके भैया अन्नान ने ये बोला कि ये एक्चुअली सोशल डिस्क्रिमिनेशन है और उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो उसको बहुत बुरा लगा। शी वॉज एंगर्ड बिकॉज ऑफ दिस अनटचेबिलिटी, और उसके बाद उसने ठान लिया कि अभी तो उसको अच्छे से पढ़ाई करना है क्योंकि एजुकेशन वॉज द ओनली वे टू इरेडिकेट
दिस अनटचेबिलिटी एंड सोशल इंडिस्क्रिमिनेशन। तो इसीलिए सोशल डिस्क्रिमिनेशन और ये जो अनटचेबिलिटी है इन सब को मतलब इरेडिकेट करने के लिए उसने पढ़ाई पे बहुत मन दिया था। डिफरेंस बिटवीन मेझी एंड भेलागढ़। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेझी एंड भेलागढ़? स्ट्रक्चर, हाई टेम्पल लाइक टॉल स्ट्रक्चर, ये मेझी है। और भेलागढ़ का क्या है? मेकशिफ्ट हट और कॉटेज शेल्टर। मटेरियल्स किससे बनाया जाता है? बेम्बू, ड्राइड लीव्स एंड वुड से बनाया जाता है। और भेलागढ़ थैच, स्ट्रो, बेम्बू स्टिक से बनाया जाता है। पर्पस क्या है? रिचुअलिस्टिक फायर ऑफरिंग टू अग्नि और माघ बिहू मॉर्निंग, ओवरनाइट स्टे एंड फिस्टिंग शेल्टर ऑन उरुका नाइट बिफोर बर्निंग। तो दोनों का पर्पस भी अलग अलग है। मेझी का पर्पस क्या है? रिचुअलिस्टिक फायर ऑफरिंग टू अग्नि, ये मेझी को फायर लगा दिया जाता है और उसके सामने फिर अग्नि गॉड के नाम पे बहुत सारी प्रेज भी किया जाता है। और भेलागढ़ क्या किया जाता है? ओवरनाइट वहाँ पे रहते हैं भेलागढ़ पे, और फिर उरुका नाइट फिर उसको दूसरे दिन बर्न कर दिया जाता है। तो दोनों ही मतलब बिहू के टाइम में प्रिपेयर किया जाता है। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, दोनों का थोड़ा बहुत डिफरेंस ही है। जैसे कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है? मेझी होता है एक टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर और भेलागढ़ होता है एक मेकशिफ्ट हट। तो ये याद रखना आप लोग। और ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व। इसके साथ ही हमारा पूरा क्वेश्चन का टेक्सचुअल पोर्शन भी ख़त्म हो जाता है।